So, hello everyone, welcome to our channel Unfold Biology and I am Abhishek Aryan, your biology mentor. और आज मैं लेके आया हूँ एक्सक्रीशन चैप्टर आप लोगों के बीच। ठीक है, इससे पहले हमने दो चैप्टर्स कर रखे हैं, ब्रीदिंग वाला और सर्कुलेटरी वाला। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका हो गया है। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है दैट इज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और एनसीईआरटी जो नाम लिखती है इस चैप्टर का दैट इज योर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं बिल्कुल यहाँ से शुरू कर रहे हैं आप, तो आई वेलकम एवरीवन, है ना। अभी दो चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं और अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो चीज़ बचे हैं वो भी आप बाद में कर लेना, राइट। और जो बच्चे लगातार देखते आ रहे हैं, जो लगातार इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं सब कुछ ढंग से, है ना। और आपको याद होगा पिछली लेक्चर्स में मैंने जो ब्रीदिंग वाला चैप्टर खत्म हुआ तो उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। तो आई होप आप सभी ने वो सारी चीज़ें देख ली होगी, है ना। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार। अब तो इस बार का नीट भी बहुत अपकमिंग्स हो गए हैं, है ना। कुछ दिनों में मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो बच्चे थोड़े से लंबे टारगेट के लिए हैं, आई मीन जो 2027 को टारगेट कर रहे हो, 2028 को टारगेट कर रहे हो, अभी अभी जस्ट 11th में गए हों, है ना। तो ऐसे बच्चों के लिए आप आराम से पढ़ें, अभी तो बहुत समय है आपके पास। और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें, क्योंकि बायोलॉजी को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। नीट वाले बच्चों का थोड़ा सा ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि यार बायोलॉजी तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितनी बारीकियाँ से आप गुजरेंगे, है ना, बायोलॉजी को थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी शॉर्टकट मत लेना यार। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें बातें हो गई इंट्रोडक्टरी। और आइए अभी इस चैप्टर पे बात करते हैं यार, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, एक तो पहली बात कि हर साल आपको एक से दो क्वेश्चंस या फिर कभी तीन क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और इस बार तो बायोलॉजी का पोर्शन कितना टफ आया था आपको पता ही है, 2025 वाला। ठीक है, तो उसमें से अब जो है सो पुराना ट्रेंड थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है। 2025 के पेपर को देखने के बाद जो है सो लोगों के अंदर थोड़ा डर बना हुआ है कि यार इस बार कैसा 26 का पेपर आएगा। तो लेट्स सी, हम लोग भी देखेंगे 26 का पेपर कैसा आता है ना। और अपन सारे क्वेश्चंस तो डिस्कस कर ही रहे हैं यार, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी नए ट्रेंड्स के क्वेश्चन है ना। और कुछ कुछ हुआ क्या है कि पुराने जो समय में चलते थे ना, तो 1998, 1996, 90 मतलब 2000, 2005, 10, इस समय के जो कुछ पेपर्स होते थे, है ना, तो उसमें कुछ एनसीईआरटी के बाहर की भी डेटाज होती थी। तो उस लेवल की क्वेश्चंस भी अब सेट होने लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी पैर हाथ फैलाने होंगे। हाँ, ये कुछ कुछ चीज़ें अगर बाहर की भी हैं तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको आप सीखिए, पढ़िए, है ना, जानकारी इकट्ठा कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो, सबसे पहली बात तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, इस टर्म से ही आपको क्या समझ आ रहा है ना। हमारी बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती हैं। सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है सो आपको पता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी बन जाती हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए जो है सो बहुत ही हार्मफुल होता है, मतलब टॉक्सिक कह सकते हो आप। बिल्कुल वो ज़हर जैसा होता है। अगर उस चीज़ को अगर आपकी बॉडी कैरी करती है, उसको अगर बना के रखती है शरीर के अंदर, तो फिर बाकी जितने भी सेल्स हैं आपके अंदर, ठीक है, वो डैमेज होने लग जाएँगे। उसको बहुत खतरा हो जाएगा उस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप शरीर के अंदर में जमा नहीं रख सकते। तो उसकी जो एलिमिनेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना ही पड़ता है। अभी-अभी आप जो ब्रीदिंग में पढ़ के आया हो, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे थे, वो कितना ज़रूरी था। अगर आपको लास्ट लेक्चर वाला चीज़ याद हो, रेगुलेशन के अंदर हमने देखा था कि कैसे वो CO2 की थोड़ी सी भी अमाउंट बढ़ जाती है ना। CO2 की अमाउंट बढ़ने पर वो जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको बहुत जल्दी वो स्टिमुलेट कर देता है कि भाई अब CO2 ज़्यादा आ गई है, आपको बाहर निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही खतरनाक हो जाती है। आप CO2 को अपने अंदर ऐसे जो है सो एक्यूमुलेट करके नहीं रख सकते बिल्कुल भी। थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा आप CO2 अगर आपके अंदर है तो वो प्रॉब्लम करेगी। तो इसी तरीके से और भी जितने भी मतलब डाइजेशन के बाद बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है,
और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी बन जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या है ना कि वो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर आप बात करो कि जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट होके क्या टूटेगा? प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के टूटेगा अमीनो एसिड्स के अंदर, और अमीनो एसिड्स जो हैं, वो क्या बना लेते हैं फिर? वहाँ से डीएमिनेशन होती है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है, तो उससे NH2 बाहर आकर के अमोनिया बना लेती है। अब बताओ ये अमोनिया अगर हमारे बॉडी के अंदर रहेगी, है ना? तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाती है। तो फिर हालाँकि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो अमोनिया जो है, वो डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं करते अपन, ठीक है? उसको बहुत पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारे अंदर लीवर के अंदर एक ऑर्निथिन साइकिल होती है, या फिर आप यूरिया साइकिल कह लो, तो वहाँ से फिर हम यूरिया में कन्वर्ट करके फिर इसको किडनी के थ्रू अपन जो है सो यूरिया एक्सक्रीट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर आप एक्सक्रीशन की बात करो तो हमें बिल्कुल ही बेसिक से चीज़ें समझनी होंगी, और एक इवोल्यूशनरी फेज़ कैसे हुआ इसमें, आपको ये भी समझना होगा। जैसे कि ये सबसे जो छोटा या फिर सबसे जो स्टार्टिंग के ऑर्गेनिज़्म है, दैट इज़ योर पोरिफेरा, ठीक है? पोरिफेरा एंड स्पॉन्जेस। तो आप वहाँ से लेकर के फिर बहुत ही जो एडवांस एनिमल्स हैं हमारे, है ना? जैसे कि हम लोग हो गए, कॉर्डेटा हो गए, ठीक है? तो कॉर्डेटा तक में कैसी-कैसी कौन-कौन सी जो ऑर्गन्स हैं, वो एक्सक्रीशन के लिए इन्वॉल्व हैं, हमें हर चीज़ देखनी है, ठीक है? और हमें हर एक चीज़ समझनी है, और आपके सिलेबस में भी है। अगर यहाँ नहीं है, इस टॉपिक में नहीं है, तो एनिमल किंगडम में है ना। और कहीं न कहीं कुछ-कुछ पार्ट जो है सो दे ही देता है, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, है ना? तो इस बार भी देखा, प्लैटीहेल्मिन्थस की, रोटिफर्स की चर्चा करेगा वो, सिफेलोपोडेट की चर्चा करेगा, एम्फिओक्सिस की चर्चा करेगा, ठीक है? तो वो सब सारी चीज़ें हैं। हालाँकि हम अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मेरा पूरा फ़ोकस जो है सो अपना रहेगा इस बार कहाँ? हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है सो किडनी कैसे फंक्शन करती है, और कैसे रिमूवल ऑफ वेस्टेज में वो हेल्प करती है। एक-एक प्रोसेस हम लोग उसको देखने वाले हैं। लेकिन चूँकि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, और बहुत सारे टॉपिक्स फिर भी कवर तो हो ही जाएँगे आज, ठीक है? तो उसमें ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? अब एक्सक्रीशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है यार? आपको सोचो, अभी तो एक्सक्रीटरी डिजीजेस भी कितनी सारी हो रही हैं। सबसे पहले तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ह्यूमंस के अंदर क्या है, सभी को पता है, किडनी है वो, ठीक है? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हमारे अंदर है वो किडनी है, और किडनी ही जो है सो ब्लड से फिर वो फिल्टर करके जितने भी वेस्टेज होते हैं यूरिया के फॉर्म में ले जाती है, और अपन एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये। अब किडनी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, है ना? अभी आपको अपने मोहल्ले में, घर परिवार में ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जो डायलिसिस पे रहते हैं, ठीक है? तो किडनी की प्रॉब्लम भी बहुत आम हो गई है आजकल, है ना? फिर कभी-कभी आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है यार, है ना? तो ऐसी-ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो किडनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है आपके बॉडी का, और उसकी देख-रेख, उसके खान-पान, उसके उससे रिलेटेड अच्छी चीज़ें इनटेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोस्ट अबंडेंट मतलब एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है सो वो बहुत ज़रूरी बात है कि यार पानी अपन कितना पी रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा कभी भी आप लोग गए होंगे डॉक्टर के पास, या फिर कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि गर्मी आ गई, पानी बहुत पीना है ना? तो पानी की अमाउंट बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे बॉडी के लिए, है ना? क्योंकि वो फिर एक्सक्रीशन में जो है सो उसकी लेवल मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो यूरिया जो है ना, वो पानी के साथ घुलता है, और उसके बाद वो निकलता है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें आकर अपन जो है सो एक-एक करके चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करते चलेंगे, तो इसमें कुछ अभी थोड़ा-सा ज़्यादा भाषण जैसा हो जाएगा, ठीक है? तो अब डायरेक्ट हम लोग जो है सो अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? और शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है? अगर आप एनसीईआरटी भी देखोगे तो उसमें ऐसे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में सारी चीज़ें दी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात एक्सक्रीशन से ना हमारी क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलरिटी एक टर्म होती है, जिसमें कि जो सॉल्ट की कंडीशन होती है हमारे अंदर, ठीक है? कि सॉल्ट किस अमाउंट में होने चाहिए, और वाटर किस अमाउंट में होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स किस अमाउंट में होने चाहिए। तो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए भी, चाहे वो ह्यूमन्स के अंदर ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टैट्स मेंटेन करने के लिए, पीएच बैलेंस करने के लिए एक्सक्रीशन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? अगर आप एक्सक्रीशन नहीं करोगे तो वाटर वाटर की जो फ्लो है हमारी बॉडी के अंदर, है ना? जो इलेक्ट्रोलाइट्स की फ्लो है, वो सब फिर इम्बैलेंस हो जाएँगे, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
और आपको मैं बता दूं कि यार 24 से 72 घंटे तक अगर आप एक्सक्रीट नहीं करते हो ना, तो जितनी भी एक्सक्रीटा बनी हुई है वो आपकी बॉडी को पूरा तबाह कर देगी, है ना। इतना डेंजरस होता है वो, इतना हार्मफुल टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ें तो, ठीक है। हालांकि अभी तक कुछ टॉपिक पे नहीं आया हूँ मैं, तो यही बात है। एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अभी अपने पास जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो हम जानेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आखिर होते क्या हैं, है ना। किसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बोलेंगे, जिसकी एक्सक्रीशन के लिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जानेंगे, फिर कुछ डिफरेंसेस होते हैं एक्सक्रीशन और इजेशन के अंदर, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है यार, देखो हमारी बॉडी जो मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मैंने अभी शुरुआत भी इसी से किया था कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू बहुत सी चीज़ें बनती हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं, और उसी के साथ साथ जो है सो बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। अनवांटेड चीज़ें बन जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, उसी को अपन टॉक्सिक भी बोलते हैं। और ये जो है सो निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है बॉडी से बाहर, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि मतलब बाहर से आ गया, हमारी बॉडी ने ही बनाया, है ना। वो अपने बाय प्रोडक्ट के तौर पे बनाया, और साथ के साथ जो है सो हमें उसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जैसे मिल चलती है तो आटा के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें, बहुत से बेकार सी चीज़ें आती हैं, है ना। कभी धान कूटते हुए आपने देखा हो, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे जब हाँ किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब जैसे कि किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखो ना यार, कोई काम तो हो रहा है लेकिन वो कितने ज़्यादा पॉल्यूशंस फैला रहा है, तो है कि नहीं। तो वो पॉल्यूशंस कहाँ से आए, पॉल्यूशन किसी ने बाहर से तो नहीं डाला ना, उस वो पॉल्यूशन आए भी तो उसी के साथ जो प्रोडक्ट्स आपके बन रहे थे। तो दिस इज बेसिकली द सेंस ऑफ दिस टॉपिक, ओके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो बनता कैसे है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जस्ट लाइक मेटाबॉलिक, हमारी सेल, हमारी से जो सेल है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हो आप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हो। तो यही लिखा हुआ है यहाँ कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंस। मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंस मतलब हमारी बॉडी जो है सो बनाती है इसको, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट सब्सटेंस, हाँ, फॉर्म्ड इनसाइड ऑर्गेनिजम्स विच इज़ हार्मफुल एंड यूजलेस फॉर द बॉडी फिजियोलॉजी, है ना। हमारी बॉडी की सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, फिजियोलॉजी के लिए ये बहुत ही जो है सो डेंजरस है, ठीक है, हार्मफुल है। बट ये बना कहाँ से है, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के से ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो चलो अब एक और चीज़ है इसकी, इजेशन और एक्सक्रीशन में अंतर क्या है भाई, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इजेशन में बेसिकली जो अंतर है ना, कि एक्सक्रीशन का तो अभी मैंने बता ही दिया, हमारी बॉडी बनाती है मतलब बाय द ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, या फिर ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, जो भी फूड पार्टिकल्स अपन ने खाया उसकी डाइजेशन के थ्रू जो जो भी चीज़ें बनती है बाद में ब्रेक डाउन होकर के टूट के बनती हैं, तो उसका एक प्रोडक्ट क्या होता है आपका, उसका एक प्रोडक्ट होता है आपका क्या, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को हार्म कर देती है ना। बट ये प्रोडक्ट कहाँ का है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म का है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो बॉडी जो पचा के बाद जो खून में एब्जॉर्प्शन होती है, जो सेल जो है सो O2 का यूज करके रेस्पिरेशन करती है, उसके बाद क्या बनता है, तो उसको आगे की कहानी है, ठीक है। तो सेलुलर एक्टिविटी बस आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझनी है। तो सेलुलर एक्टिविटी के दौरान जो भी चीज़ें बनती हैं दैट इज़ योर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, उसी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के अंदर कुछ वेस्टेज होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते, दैट इज योर एक्सक्रीशन। बट इजेशन क्या होता है, एज अ कॉन्ट्ररी, कि इजेशन भी जो है सो वेस्ट सब्सटेंस ही है जो हमें नहीं चाहिए। बट वो क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी खाना आपने खाया और जितना पार्ट उसको पचना था, जो बॉडी में लगना था वो लग गया, बाकी जो अनडाइजेस्टेड रह गए, ठीक है, अनडाइजेस्टेड रह गए, जो फीकल्स मैटर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, दैट इज योर इजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। और जो अपन खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। जो खाना खाते हैं उसको हम इंजेशन बोलते हैं। और जो एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट एक अलग टर्म हो गया, जो आपका फीकल मैटर होता है बेसिकली, ठीक है, जो आपके स्टूल्स होते हैं, दैट इज योर इजेशन, है ना। मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, है ना। ये देखो एक्सक्रीशन के अंदर क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक विच हार्म, मतलब टॉक्सिक के लिए ये लिखा गया
which harm your body cells material, that material which are produced by the cellular metabolism from your from body of the organism। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी क्या, एक सेकेंड। हम्म, तो एक्सक्रीशन समझ आ गया, और इजेशन में क्या होता है जो मेजर डिफरेंस है, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके इसको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और जो कि फीकल मैटर्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ क्या है आपका मेन इसमें पकड़ना क्या है, सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं ये आपके, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस मटेरियल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेजरली ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपको समझ आ गई, और जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन ड्रिवन होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं उसको जनरली। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को जो है सो आप नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। और सारी चीज़ें जो अपन देखेंगे ना, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सभी के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजन। ओके, चलिए, तो देखो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या, अभी तक की सारी बातें समझ आ गई आपको, है ना। अभी तक हम मोटा मोटी बात कर रहे थे ना, अब मेजरली जो सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया गया पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, तो पता चला कि भैया तीन ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, तीन जो ऐसी चीज़ें बन रही हैं हमारे बॉडी के अंदर मेजरली, जिसको एलिमिनेट करना, जिसको निकालना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये जो है हमारे बॉडी के लिए फिर टॉक्सिक हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो उसमें आता है आपका कौन कौन सा, अमोनिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड। क्लियर, आप सभी ने ये सब सारे नाम सुने होंगे। ठीक है, आप सभी ने ये सब नाम सुने होंगे, बट अभी इसका क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात अमोनिया। हाँ, तो देखो अमोनिया क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन तो होगी ना। प्रोटीन को वो डाइजेस्ट करेगा तो क्या बनेगा, जब प्रोटीन टूटती है तो अमीनो एसिड में टूटती है, और जब बनती भी है तो अमीनो एसिड से ही बनती है। तो प्रोटीन इज पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, इतना तो पता है आपको। ठीक है, ये देखो ना आप, ये अमीनो एसिड्स है ना आपके, जो बायोमोलिकुल्स पढ़ के आया होगा, है ना, उसको पता होगा ये क्या है, ये आपके अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, इसमें एक कार्बन होती है, उसके साथ एक आर ग्रुप होता है। ये वेरी करता रहता है, कहीं एच भी हो सकता है, कहीं CH3 भी हो सकता है, कहीं C2H6 भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक आपका एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, जो चेन चलती है ना, CH3, फिर C2H6, फिर C3H8 ऐसे करके, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी आर में। और ये एक एच, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, और ये फिक्स होता है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये एक अमीनो एसिड्स है, और ये अमीनो एसिड्स या अगर आप इसी को जो है तो जोड़ जोड़ के बनाओगे ना, तो ये प्रोटीन का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, और इसी को, और यही जब जब प्रोटीन की डाइजेशन होती है, अपन ने कुछ खाया प्रोटीन के फॉर्म में, और जब उसकी डाइजेशन हुई, है ना, तो वो अमीनो एसिड में टूटेगा। और इस अमीनो एसिड की ना एक जो है सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में डीएमिनेशन। अब बताओ डीएमिनेशन से आपको क्या समझ आता है, कि भैया इसमें से तुम अमीन निकाल दो, इसमें से अमीन निकाल दो, तो दैट इज डीएमिनेशन। ठीक है, टर्म्स को अगर आप तोड़ते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है खुद ब खुद। ठीक है, तो डीएमिनेशन के बाद क्या होती है, यहाँ से NH3 निकल जाती है। ठीक है, NH2 यहाँ से निकला, और एक एसिडिक मीडियम के अंदर ये जो है इसको H+ मिल करके ये क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन बेसिकली ऐसे होती है। तो ये अभी जो है सो तीनों की मैंने फॉर्मेशन की एक चार्ट बनाई है। ठीक, तो अमोनिया जो है सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से बनती है। ओके, और ये बनते हमारे में भी है ना, ह्यूमंस के अंदर भी बनते हैं, बट हम डायरेक्ट इस अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं करते। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अमोनिया में प्रॉब्लम क्या है अमोनिया के साथ। ठीक है, हम लोग जो है सो बेसिकली ह्यूमंस की बात करें तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। दैट्स व्हाई वी पीपल्स, वी ह्यूमंस आर नोन एज यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सॉरी, यूरिको नहीं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूरिकोटेलिक मीन्स यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट करता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम हैं अमोनिया के ऊपर।
ठीक, तो अमोनिया वाली बातें हो गई क्लियर यहाँ तक। ऑक्सीडेटिव, अगर हालांकि ऐसे तो एनसीईआरटी के अंदर ये वर्डिंग शायद नहीं दी हुई है डीएमिनेशन वाला, ठीक है, बट कभी भी कुछ भी पूछ सकता है अब तो यार। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक सा चीज़ है ना, इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसको आपने याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से ये हो गया आपका। दूसरा यूरिया, देखो यूरिया कैसे होते हैं, एक बार जो है तो आपको अमोनिया बन जाएगा, है ना। यूरिया को बनने के लिए ये काम होना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार ये तो होगा ही, क्योंकि प्रोटीन टूटेगा तभी अमीनो एसिड्स बनेंगे, और अमीनो एसिड के डीअमीनेशन से क्या हो जाएगा, ये आपका अमीन बनेगा। एक बार जब अमीन बन गया ना, तो हम हमारे अंदर क्या होता है, बिकॉज ये यूरिया से, जब भी आप देखो यूरिया पढ़ो, इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर ही बात हो रही है, ठीक है। तो यूरिया जो है ना, वो यूरिया NH3 से जो है सो यूरिया में कन्वर्ट होता है ये, ठीक है। और ये कहाँ होता है, लीवर में होता है, और इसकी एक साइकिल चलती है, दैट इज योर ऑर्निथिन साइकिल, या फिर आप उसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि NH3 अपने अंदर बना, लेकिन जैसे कि आप देखोगे जिसमें अमोनिया एक्सक्रीट हो जाता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है फ्रेश वाटर में, उसके अंदर क्या होता है, अमोनिया डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाता है। वो जो एक्सक्रीट करते हैं ना, दैट इज बेसिकली योर अमोनिया, है ना। तो उसके अंदर अमोनिया बनती है और वो एक्सक्रीट कर देते हैं, बट हमारे अंदर क्या होता है, उस अमोनिया को जो है हम डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं कर पाते। मैं उसके रीजंस भी बताऊंगा। अभी हो क्या रहा है, बस आप ये देखो कि यूरिया बन कैसे रही है। तो ये क्या होता है, लिवर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वहाँ एक साइकिल चलती है, दैट इज ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना ऑर्निथिन साइकिल क्या होती है, बट आप बस नाम जान लो कि ऑर्निथिन साइकिल के अंदर क्या होती है कि NH3 जो है ना भाई, वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो गई आपकी, ठीक है। और ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिया का ये स्ट्रक्चर हो जाता है आपका, इसमें देखो, है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भरे हुए हैं, ये भी नाइट्रोजन, इसमें तो अमोनिया है ही नाइट्रोजन, ठीक है, और इसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो ये यूरिया बन गया आपका, ठीक है। और ये यूरिया फिर ब्लड के अंदर मिलके, फिर ब्लड जो है उसको फिल्टर करके फिर किडनी के थ्रू उसको बाहर निकालेगी, ठीक है। तो यूरिया वाला पार्ट समझ आ गया आपको। अब है यूरिक एसिड। देखो यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड में इसको प्रोटीन वगैरह से मतलब नहीं है, न्यूक्लिक एसिड होती है ना, जैसे कि अपने अंदर DNA RNA वगैरह है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स में अगर आप बात करें तो प्यूरिन्स होते हैं कुछ, ठीक है, एडेनिन गुआनिन, जो उसको क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं ना, हाँ, ठीक है। तो प्यूरिन्स हो गए, ठीक है, और प्यूरिन्स के अंदर प्यूरिन्स फिर कन्वर्ट होता है फर्दर जैंथीन के अंदर, और जैंथीन से यूरिक एसिड बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, ये आपको देखने को मिलेंगे एब्स के अंदर, जो आपकी बर्ड्स होती हैं, है ना, बर्ड्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये तीन मेजरली नाइट्रो, इसको जो आपने मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स लिखा ना, इसको आप यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट भी लिख सकते हो, क्या, नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट है। हम्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो रहा है, ओके। तो अभी अगर किसी को बहुत ज़्यादा डीपली जानना हो तो बाद में जाके देख लेना, इस पॉइंट पे अपने को यही सब चीज़ जानना था। हालांकि ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है नहीं जानने के लिए, ठीक है, बट स्टिल हमें इतना तो जानना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि इसी अमोनिया और यूरिया यूरिक एसिड को हम लोग जो है सो ऐसे पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है सो अमोनिया एक्सक्रीट करती है, उसकी क्या वजह है, अमोनिया का क्या खासियत है ना, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो जो एनिमल्स मान लेते हैं कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, उसको क्या नाम दिया गया है, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, एंड जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उसको किस कैटेगरी में, उसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके तीन जो मेजरली क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो आपका होता है क्या, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म एंड कुछ यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो है सो बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म के लिए ये टर्म डिफाइन किया जाता है कि जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, राइट। एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्सक्रीट यूरिया
named as a uricotelic, and the organism which excrete uric acid is known as uricotelic organism, right? तो अब इसी का जो है सो थोड़ा सा हर एक चीज़ जो है 3 4 5 पॉइंट है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, तो अमोनियोटेलिक के अंदर जो मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा, वो क्या होगा, अमोनिया ऑफ कोर्स, यूरिया के अंदर, यूरिकोटेलिक के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक के अंदर यूरिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं टॉक्सिसिटी किसकी हाई लेवल की होती है, किसकी कम होती है, किसकी मॉडरेट होती है। तो देखो टॉक्सिसिटी कि कोई भी जहर जो है सो कितना ज़्यादा, मतलब कोई भी जहर नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी जो आपकी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है इन तीनों में से, तो कौन कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन कितना ज़्यादा जहरीली है, कौन कितना ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो होती है वो हाईली टॉक्सिक होती है, ठीक है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है कि अमोनिया को तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते, और हाईली टॉक्सिक होती है इसीलिए उसको जो है ना, अभी आप देखेंगे कि वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है इसकी, उसको निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि वो डाइल्यूट फॉर्म में, आप डाइल्यूट फॉर्म में निकालना बहुत ज़रूरी होता है इसको। ऐसे कंसनट्रेटेड फॉर्म में बस अमोनिया अमोनिया निकालोगे ना तो पूरा जहर जहर हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ें मान लो बहुत ही जैसे कि दवाइयाँ पीते हैं हम लोग कभी कभी, है ना, जो सिरप्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है ना पानी में मिला के पीना, कि 1 चम्मच अगर आप दवाई दे रहे हो तो 2 चम्मच उसमें पानी डाल देना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना होता है, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हमें नहीं लेने लेने होते हैं वो सिरप्स, ठीक है। तो ये बात है। तो उसी तरीके से अगर आपके अंदर अगर आपके अंदर अमोनिया बन रहा है, आपके अंदर क्या मतलब कि वो जो है जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होती है ना, उसके अंदर अमोनिया बनते हैं, तो वो डायरेक्टली निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो रहता ही है वाटर के अंदर, ठीक है। तो वहाँ जो है सो अमोनिया की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी भी अमोनिया की कितनी है, बहुत ही हाई है, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया इज ऑल्सो वेरी हाई, इसीलिए वो उसको जो है सो मोर वाटर की ज़रूरत होती है। और ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक भी होती है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड लिस्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड से यहाँ ये मतलब है कि अमोनिया बना और डायरेक्ट हमने उसको निकाल दिया, ठीक है। बाकी सब में देखोगे ना तो इसको कहीं ना कहीं से कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यूरिया ही था, तो यूरिया को ना बनना पड़ता है, यूरिया बनानी पड़ती है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर यूरिया निकालनी है ना, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि यूरिया डायरेक्ट मिल जाए, क्लियर। जैसे कि अभी आपने देखा ना, इसमें यूरिया हमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, हमें जो है सो मिल क्या रहा था, NH3 मिल रहा था, राइट। हमने उसको कन्वर्ट करा यूरिया में। और इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड देख लो आप, सॉरी यूरिक एसिड देख लो, कि हमें यूरिक एसिड डायरेक्ट बन के नहीं आया था, हमें उसको बनाना पड़ा, फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू जैंथीन एंड जैंथीन टू यूरिक एसिड, क्लियर। तो इसमें भी एनर्जी लगती है, इसमें भी एनर्जी लगती है, बट ये लिस्ट एनर्जी में काम चल जाता है, इसको जो बना डायरेक्ट उसको एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। तो ये बातें क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो देखो अमोनिया के अंदर क्या क्या देखा हमने, एक तो अमोनिया ऑब्वियसली निकलेगी और हाईली टॉक्सिक होती है, इसीलिए उसको जो है सो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो आप खुद सोचो ना, कोई बर्ड्स हैं या फिर हम ह्यूमंस हैं, हम तो कहाँ रहते हैं, हम तो लैंड पे रहते हैं ना, है ना। हमारे अंदर कितना ही पानी हम जो निकालेंगे, मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी है ना, हम जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, हम जो यूरिन पास कर रहे हैं, तो उसके अंदर ओनली यूरिया, अगर मान लो अगर हम अमोनिया मतलब अमोनिया को एक्सक्रीट करना होता है, मतलब एजम्पशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तभी आपको वो क्लियर डिफरेंस समझ आएगी कि हमें अगर अमोनिया एक्सक्रीट करना होता तो हमें अगर मान लेते हैं कि 5 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए मान लो 1 लीटर से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसको उस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रखना, उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉरी उस डाइल्यूटेड फॉर्म में आपको रिलीज़ करनी होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है सो टॉक्सिक है। बट बाय द इवोल्यूशन हमारे अंदर क्या हो गया कि वो अमोनिया वाली चीज़ें नहीं रही, हमने हमारी बॉडी ने अमोनिया को एक अच्छे या फिर उससे थोड़े से कन्वीनियंट तरीके से निकालने की एक टूल्स बना ली, एक व्यवस्था कर ली अपने अंदर। इवोल्यूशन में यही तो होता है। आपको देखो ये सब सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, मछलियों के अंदर हो रही हैं, ठीक है। और यही चीज़ मैं अभी एज्यूम करा रहा था आपसे कि अगर ह्यूमंस के अंदर हो तो क्या दिक्कत आएगी। तो यही दिक्कत है कि ना, आपको कितना पानी चाहिए, अगर 5 ग्राम अगर मान लेते हैं अमोनिया बन रहा है, तो उसके लिए अब 2 लीटर 3 लीटर पानी चाहिए होती। तो हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं क्या? हम तो पूरे दिन में 4 5 लीटर पानी पीते ही हैं, इतना फिर निकाल ही देंगे तो फिर रहेगा क्या बॉडी के लिए।
तो इसीलिए हमारी बॉडी ने ये व्यवस्था करी कि कम से कम वाटर की रिक्वायरमेंट हो हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है सो हम यूरिया निकालते हैं। तो अमोनिया आप खुद सोचो कौन निकाल सकता है? तो अमोनिया वही निकाल सकता है ना जो हम जिसके अंदर खूब पानी हो, जिसकी बॉडी के अंदर खूब पानी है। तो खूब पानी किसके बॉडी के अंदर होगा? तो ऑब्वियसली जो पानी के अंदर रहते हैं वो ऑस्मोसिस के उसके अंदर बहुत पानी होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बात हो गई। उसमें भी देखो पानी पानी से ही राइट नहीं होता है ना। मैं बताऊंगा आपको फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में फिर कहानी पलट जाती है। अब मरीन वाले जो है सो फिर से यूरिया एक्सक्रीट करने लग जाएंगे। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है ना वही बस अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अभी मैं उसको बताऊंगा उसकी जो कहानी है ना वो इसी से रिलेटेड है, ऑस्मोलरिटी से। ठीक है, ऑस्मोलरिटी से मरीन के अंदर फिर सॉल्टी कंडीशंस होते हैं ना यार। मरीन वाटर यू कैन ड्रिंक ना, है ना। तो मरीन वाटर के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा किसकी होती है? सॉल्ट की होती है। तो वाटर वो ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए फिर उसने ऐसा व्यवस्था किया और उसके अंदर पानी आ ही नहीं रहा। अगर जो भी पानी बॉडी के अंदर बचा हुआ है वो भी पानी लूज कर देगा तो फिर वो रहेगा कैसे? एक तो मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं आऊँगा ना तब उस पर डिस्कशन करा दूंगा। ठीक है, अभी अभी आप ये समझो पहले। ठीक है, तो अमोनिया की बात कर रहे थे अपन। तो अमोनिया हो गया, हाईली टॉक्सिक हो गया, वेरी हाई वाटर की रिक्वायरमेंट देख लो बहुत हाई होती है, एनर्जी लिस्ट होती है बिकॉज अमोनिया इज डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द डिस्चार्ज फ्रॉम योर बॉडी। ओके, सॉल्युबिलिटी। हाँ, और ये जो अमोनिया है उसकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो तभी तो वो घुल के निकलेगा ना यार, पानी के फॉर्म में। एक्सक्रीशन कहाँ होती है? डायरेक्ट डिफ्यूज इनटू द वाटर। ठीक है, मोस्टली एक्वेटिक के अंदर, मोस्टली एक्वेटिक के अंदर। हम्म ओके, सो नेक्स्ट इज यूरियोटेलिक। तो ऑफ कोर्स यूरियोटेलिक है तो क्या होगा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इसका? यूरिया होगा, है ना। और ये थोड़ा सा कम टॉक्सिक होते हैं, ये भी टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक होता नहीं तो फिर हम निकालते हैं क्यों यार? टॉक्सिक तो ऑब्वियसली है बट थोड़ा सा उससे कम टॉक्सिक है। तो जब उससे कम टॉक्सिक है तो उससे उसको जो निकलने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो भी थोड़ी उससे कम होगी, है कि नहीं? तो इसलिए इसमें क्या लिखा गया? मॉडरेट लिखा गया। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड मॉडरेट बिकॉज हम जो है सो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। तो एक स्टेप में हो जाता होगा या फिर थोड़ा सा कम इसको रास्ता इसमें जो है सो कम एनर्जी लगती होगी अमोनिया से यूरिया बनाने में। ठीक है, वो बाद का विषय है बट स्टिल एनर्जी जो है थोड़ी सी कम, एनर्जी जो है सो इससे थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, यहाँ मॉडरेट जो है सो इसके रिस्पेक्ट में देखो आप। यहाँ मॉडरेट आप लिस्ट के एस्पेक्ट में देखो तो ज़्यादा ना हो गया। एंड सॉल्युबिलिटी जो है यूरिया की भी सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर। ठीक है, बट वो हाईली सॉल्युबल नहीं है। हाईली सॉल्युबल कौन था? आपका अमोनिया था। थोड़ी सी सॉल्युबल होती है, मतलब ये भी मॉडरेट में है। ठीक है, और एक्सक्रीशन फ्रॉम थ्रू यूरिन डिजॉल्व, हमारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम यूरिन पास करते हैं उसके अंदर पानी के साथ साथ यूरिया डिजॉल्व होती है ना, डिजॉल्व फॉर्म में होती है। ना तो हम पानी निकालते हैं ना यूरिया निकालते हैं। यूरिया और वाटर की क्या होती है? एक प्रॉपर जो है सो कॉम्बिनेशन होती है ना, मिक्सर के फॉर्म में निकलती है। ओके, सो हैबिटेट क्या है इसका? वो जो यूरिया निकालने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो रहते कहाँ होंगे? तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल विथ सम वाटर नीड। ये यहाँ लिखा हुआ है मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल तो होंगे ही। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल वाले में कुछ बहस हो जाती है आपकी उसको लेकर के, एम्फीबियंस को लेकर के, बिकॉज वो टेरेस्ट्रियल भी है एक्वेटिक भी है। तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल। अब जो फ्रॉग वगैरह देखा होगा ना तो उसमें कुछ अलग ही एडेप्टेशन होती है इसके लिए। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ? ठीक है, तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हमारी बात हो रही है भाई। ठीक है, मैं आगे आगे आपको पूरी फाइलम वाली मैंने लिस्ट बना के मैं लाया हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको और क्लियरली समझ आएंगी। दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, अब आते हैं
यूरिक एसिड के ऊपर, ठीक है, यूरिकोटेली। तो इसकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी दैट इज योर यूरिक एसिड। और ये सबसे कम टॉक्सिक होते हैं, सबसे कम टॉक्सिक होते हैं, तो आप इसको सॉलिड फॉर्म में भी एक्सक्रीट कर सकते हो। समझ आ रही है? तो ये सॉलिड फॉर्म में या फिर पेस्ट के फॉर्म में बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, टॉक्सिक इज हाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ये हमेशा ध्यान रखना। जो जितना टॉक्सिक होगा ना, है ना, जितना टॉक्सिक होगा, मान लो कोई अब जो ड्रिंक करता होगा, जो नशेड़ी सब होगा यहाँ पे, ठीक है, उसको पता होगा कि आप डायरेक्ट नीट नहीं पीते, आपको थोड़ा सा उसमें पानी मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा मतलब पावरफुल होगा, तभी तो आपको उसको डाइल्यूट करना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टॉक्सिक जो है इज, इतनी बड़ी कैसे हो गई, टॉक्सिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर, लिखा है। टॉक्सिसिटी जो है आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, ठीक है। उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम पानी मिलाते हैं। ओके, चलो। सो यूरिक एसिड की बात करें तो सबसे कम टॉक्सिक होती है ना, यूरिक एसिड बिल्कुल कम टॉक्सिक होती है। तो इसको इसीलिए जो है सो पानी की ज़रूरत भी थोड़ी कम होती है, वेरी लो, है ना, पानी की ज़रूरत भी बहुत कम होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड हाईएस्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड हाईएस्ट बिकॉज ये डायरेक्ट नहीं बन पाता, ठीक है। यूरिक एसिड जो है सो आपकी डायरेक्ट नहीं बनती है, उसको बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप्स होती लगती होंगी। तो दैट इज़ योर एनर्जी रिक्वायर्ड इज हाईएस्ट। ओके, सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल, है ना, पानी, पानी में ऑब्वियसली जब घुलता ही नहीं है तो इनसॉल्युबल ही होगा ना, तो उसको पानी चाहिए। देखो, हर एक चीज़ के पीछे ना, आप किसी चीज़ को आप कैसे देखते हो ना, वो बड़ा ही एक अलग आपको नज़रिया देता है। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, यूरिक एसिड जो है सो लिस्ट टॉक्सिक है ना। अब मैं इसकी वजह में चाहूँ तो ये मिलेगा या ये मिलेगा, इसका वजह ये मिलेगा, इसका वजह ये मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कह सकते हो कि अच्छा, यूरिक एसिड जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में इसलिए निकलता है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में इसलिए निकलता है क्योंकि इसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। दूसरी तरफ से आप ये कहोगे अच्छा, ये इनसोल्यूबल इसीलिए है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में निकलता है ना। तो सब कुछ वो एडाप्टेशन है यार, ठीक है। सब कुछ क्या एडाप्टेशन है कि आप जैसे जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जिस हैबिटेट में रह रहे हो, आपकी बॉडी को जैसी जैसी चीज़ें मिल रही है, आपकी बॉडी उसी में अडेप्ट करना, उसी में रहना, खाना पीना सब कुछ सीख जाता है, ठीक है। अब आप कैमल की बात करो तो वो डेजर्ट में रहते हैं कि नहीं, बहुत दिनों तक पानी नहीं पीते हैं, वो अपने हम्प के अंदर जो है सो पानी स्टोर करके रखते हैं। वो उसकी जो फैट की ऑब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं, वो फैट बहुत जमा करते हैं। तो ऐसा फिर हम लोग क्यों नहीं कर पाते? तो भाई अडेप्टेशन है ना, यही तो है। आप जहाँ रहते हो वहाँ की चीज़ें वहाँ उसी क्लाइमेट के हिसाब से आप ढलते हो। जो उसमें फिट बैठ गया वो ठीक है, जो नहीं फिट बैठा मतलब जो फिट बैठ गया वो इवॉल्व कर जाता है, ठीक है, और जो नहीं फिट बैठा वो ख़त्म हो जाती है। तो डार्विन का कॉन्सेप्ट है ना यार, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर धीरे धीरे जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा ये सब चीज़ें जानने में। जो ये सब तो अंदर की बात हो गई ना, ये सब हमें दिखती नहीं है, हमें अंदर जा कर के ऑर्गन्स को पढ़ना पड़ता है, तो ये सब इसीलिए फिजियोलॉजी कहलाती है। और जब हम बाहर की चीज़ों को स्टडी करते हैं, जो हमें दिख रही हैं, जोग्राफिकल चीज़ें हैं, या फिर अभी तक की पूरी कहानी कैसे कैसे अर्थ इवॉल्व हुआ, फिर ह्यूमंस का कैसे एक एक ऑर्गेनिज्म कैसे आया, सब कुछ कहानी है। वो सब जो है थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, हाँ कुछ हद तक बोरिंग भी होती है इवोल्यूशन तो, ठीक है। तो मिक्स्ड है सब कुछ। तो ये मैं कह रहा था कि किसी चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हो, कि भाई आप ये कहोगे कि यूरिक जो है सो सॉलिड पेस्ट में इसलिए होता है क्योंकि ये वाटर में इंसोल्यूबल ही था, वाटर में वो मिल ही नहीं पाता, इसीलिए भाई ये सॉलिड पेस्ट में निकल रहा है। फिर आप ये भी कहोगे कि अच्छा यार, वाटर तो इसको मिल ही नहीं पा रहा था,
अच्छा, वाटर इसको मिला ही इसलिए नहीं क्योंकि ये उसको वाटर की ज़रूरत ही नहीं देती, ये लिस्ट टॉक्सिक है ना, ये लिस्ट टॉक्सिक हो गया। अगर वाटर की ज़रूरत होती इसका मतलब ये ज़्यादा टॉक्सिक होता तब ना वाटर की ज़रूरत होती, तब तो हम पानी देते। तो ना उसको वाटर की ज़रूरत है, ना हम पानी दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना ये सॉल्यूबल है। समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा था आपको। क्लियर? ठीक है। ओके। सो ज़्यादा बातें हो गई यार इस पे। ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट वेरी लो एंड एनर्जी रिक्वायर्ड हाईएस्ट, क्योंकि इसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के ये बनता है बेचारा। ठीक है। इनसॉल्युबल होते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट, ये पेस्ट के फॉर्म में। आपने जो आपके ऊपर कभी कभी पैर के नीचे रहने पर जो आपके साथ कांड हुआ होगा कभी कभी, है ना, कहीं आप खड़े हो, आपके सर पे जो बीट हो जाती है चिड़ियों की ना, फिर आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस किस किस के साथ हुआ है यार, है ना। वो सब कैसी होती है आपको सब पता है। ठीक है। बहुत ही, हाँ सॉरी, सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में होती है, मतलब जली रह स्ट्रक्चर पेस्ट कह लो ना आप, जैसे पेस्ट होती है ऐसे। और ऐसे ये सब रहते कहाँ है, ड्राई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, है ना, हवा में रहते हैं ना ये लोग, पेड़ पौधे पे इधर उधर रहते हैं, उड़ते रहते हैं। और इसके अंदर मैं इसकी एक और वजह बताता हूँ आपको। अगर यूरि इसको उड़ना भी तो है ना यार। अब मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ होती है, आपकी एब्स के अंदर होती है। क्लासिफिकेशन सारे दे रखे हैं आगे, ठीक है, कि कौन किस में होगा। तो एब्स के अंदर ये होती है। इसको उड़ना है तो फ्लाइट करने के लिए यार थोड़ी सी इसकी वजन भी तो कम होनी चाहिए, तो इसलिए उसके अंदर पानी ज़्यादा रहता ही नहीं है। सब चीज़ देखो कैसे कैसे लिंक्ड है, हर एक चीज़। पानी नहीं है इसलिए वो उड़ पाता है, पानी नहीं है इसलिए वो इनसॉल्यूबल है, पानी नहीं है इसलिए जो है सो वो सॉलिड सेमी मतलब सेमी सॉलिड पेस्ट में वो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करता है कि नहीं? तो यही सब चीज़ें हैं। पानी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ एक होती है यार, वो उसके जब जैसे कि जितने भी एग लेइंग होते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें जो है एग लेइंग वाले में होगा। तो जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए, तो बर्ड्स के एग्स के अंदर यूरिक एसिड को स्टोर किया जा सकता है, ये भी रीज़न है। ठीक है। बर्ड्स की जो आपकी एग्स है, ठीक है, उसके अंदर यूरिक एसिड को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है। बाकी चीज़ों को आप स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो एग को डैमेज कर देगा। ठीक है। एग को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तो अमोनिया होता तो फिर उस एग का क्या होता, उसको डैमेज कर देता। तो इसलिए यूरिक एसिड के फॉर्म में एग्स में जो है सो यूरिक एसिड स्टोर भी रहते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं ऐसे ही, थोड़ा सा लिंक कराने में आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है ना। बाकी सब कुछ बाय द एंड तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है। तो इसमें कुछ अपन कर नहीं सकते। ठीक है। सो ये टेबल आपका ख़त्म होता है। अब आगे चलते हैं। ठीक है। हाँ, अब तीनों के एग्जांपल्स एक बार देखने हैं हमें, तीनों के ही एग्जांपल्स देखने हैं। देखो अभी अभी जो मैं बता रहा था सारी चीज़ें मैच करती हैं, यानी कुछ कुछ चीज़ एक्स्ट्रा होंगी, है ना। एक्स्ट्रा क्या है, एनसीईआरटी के मैंने मिस किए होंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। देखो ऑर्गेनिजम्स लिस्ट, तो इसमें अमोनोटेली के अंदर आ जाएगा आपका कौन सा, बोनीफिसेस आ जाएंगे। बोनीफिसेस को क्या कहते हो, किसने एनिमल किंगडम पढ़ा है भाई। बोनीफिसेस को क्या कहते हो आप, बोनीफिसेस इज नोन एज ऑस्टोक्थिस, ऑस्टोक्थिस। और कार्टिलेजिनस स्पीसीज को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रिक्थिस। तो ऑस्टोक्थिस के अंदर जो है सो अमोनोटेलिक चीज़ें, अमोनोटेलिक होते हैं ये, मतलब अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। टैडपोल्स, एक्वेटिक एम्फीबियंस, मेनी एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सेलेंट्रेटा, ये सब आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। और मैं दिखा दूंगा एनसीईआरटी में जो होगी आपको, मेनली तो वही याद रखना है ना। और ये भी उसी का एक्सट्रैक्ट है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक। हो सकता है एक दो पॉइंट, एक दो लाइंस कुछ अलग हो, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो है सो सब सही है। बोनीफिसेस मतलब ऑस्टोक्थिस, उसमें कुछ मोस्ट या फिर सम का कोई कॉन्सेप्ट होगा। मैं देख लेता हूँ एक बार। ये देखो आपकी एनसीईआरटी की भी कटआउट्स है अपने पास, देखते हैं यहाँ से। अमोनोटेलिज्म, मेनी बोनीफिसेस, मेनी लिखा है। Aquatic amphibians and aquatic insects are amonotelic. Aquatic amphibians and aquatic insects. Aquatic देखो, aquatic amphibians तो वही गए,
और आपको इसमें एक चीज़ ऐड कर लेनी है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की कौन सी किंगडम होती है बताओ? एक्वेटिक इंसेक्ट्स, तो कुछ छूटने नहीं चाहिए भले ही कुछ ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये बातें होंगी, मेन आपको ध्यान रखनी है। बोनी फिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स और एक्वेटिक एम्फीबियंस, एनसीईआरटी ये तीनों लाइन लिखती है ना। और तो नहीं है कुछ मोनोटेलिक के अंदर, ठीक है। ये भी देख लो आप, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज मोनोटेलिज्म, मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर मोनोटेलिक इन नेचर। ठीक है, अमोनिया एज इट इज़ रीडली सोल्यूबल, मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा सोल्यूबल कौन होती है आपकी, अमोनिया ही होती है। इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिशेस। फिश से जो है अभी मैं बताऊंगा, ये टेबल में लेके आऊँ, उसमें सब कुछ क्लियर है। ठीक है, फिश के अंदर जो है सो गिल्स के थ्रू या फिर जो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है, बॉडी सरफेस से डायरेक्टली भी एक्सक्रीट निकल जाते हैं वो। ठीक है, एज अमोनिया आयंस। सो किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्नल, हाँ यार ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, किडनी का कोई रोल नहीं है भाई इसके रिमूवल में, अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं है। क्लियर? सो टेरेस्ट्रियल, हाँ अभी अपन बात करेंगे क्या है, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ द लेसर टॉक्सिक। ठीक है, एक सेकेंड, तो अभी इस पे आ गया ना, ये कहानी तो क्लियर है ना, ये कहानी ये वाला अमोनोटेलिक वाला। ठीक है, बोनीफिसेस मैं इसको लिख देता हूँ ऑस्ट्रिक्थीस, ऑस्टियोथीस। ठीक है, जिसको नहीं पता ऑस्ट्रिक्थीस क्या होता है, वो जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर जो फिशेस है ना, फिशेस बोले तो क्या, अकाइनोडर्मेटा ना, हम्म, उसके अंदर क्लासिफिकेशन आती है ऑस्ट्रिक्थीस और कॉन्टेक्थीस की। अकाइनोडर्मेटा ही है ना यार फिशेस। देखो अब यूरियोटेलिक के एग्जांपल्स, हम ह्यूमंस तो हैं ही, मैमल्स, पूरी मैमल्स की बात हो रही है यहाँ। एडल्ट एम्फीबियंस, वही एम्फीबियंस अगर जो है कहाँ टैडपोल्स के फॉर्म में है तो ये हो जाएंगे मोनोटेलिक। एंड एडल्ट जो एनसीईआरटी कहेंगे अपन बाय द एंड वो याद रखेंगे। हाँ इसमें देखो कार्टिलेजनस फिशेस है, शार्क हो गया, सब मेरीन एनिमल्स, हाँ यहाँ यहाँ बात आ गई मेरीन एनिमल्स की। तो मरीन एनिमल्स इसलिए हो जाएंगे क्योंकि मरीन के अंदर देखो, मरीन वाली कंडीशन में क्या होती है ना कि आपको दिखता है पानी तो बहुत है, बट वो पानी जो है वो ऑर्गेनिज्म ले पा रहा है कि नहीं, ये भी तो मैटर करता है ना। वो ऑर्गेनिज्म पानी को कितना इनटेक कर पा रहा है, वो पानी उसका खारा पानी होता है ना, सॉल्टी वाटर होता है, और उसकी फिर ऑस्मोलैरिटी जो है सो हाई होती है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया आपका, उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है वो ज़्यादा है, वाटर कम है, तो वो जो है बॉडी के अंदर ज़्यादा जा ही नहीं पाती। तो जो एक फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर पानी की अमाउंट होगी, अगर सेम साइज का कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मरीन वाटर में रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना सो पानी की कमी होगी। अब पानी की कमी है तो हम अमोनिया के फॉर्म में थोड़ी निकलने देंगे यार, अमोनिया को तो बहुत पानी चाहिए थोड़े से भी एक्सक्रीटा को निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी ऐसी अडेप्ट कर लेगी कि हम जो है सो यूरिया से काम चला लेंगे फिर। ठीक है, फिर उसके अंदर भी एक ऑर्निथिन साइकिल करवा देंगे, है ना, तो वहाँ से फिर वो अमोनिया को यूरिया में बदल लें और यूरिया निकाल लें अपने बॉडी से। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि नहीं। एंड देन इसलिए मरीन एनिमल्स के अंदर खास करके क्या होता है, यूरियोटेलिक होता है, मैं इसीलिए बार बार यहाँ फोकस कर रहा हूँ आपको। ठीक है, और देखो अमोनोटेलिक में फ्रेश वाटर लिखा है क्या कहीं, फ्रेश वाटर लिखना चाहिए। एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे यार एक साथ ही। अच्छा अच्छा, आपको समझना है कि बोनी फिशेस जो होती है ना वो फ्रेश वाटर ही तो होती है। बोनी फिशेस जो होती है आप पढ़ोगे, वो मोस्टली क्या होती है, फ्रेश वाटर होती है। तो बोनी फिशेस कह दिया मीन्स फ्रेश वाटर कह दिया, तो आप इसको जो है सो क्या कर लो, फ्रेश वाटर भी लिख लो उसको, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये कार्टिलेजनस हो गया तो यहाँ का मेरीन का।
ठीक है, देख लेना। जो एनसीईआरटी कहती है बाद में एग्जाम्पल वही ध्यान रखनी है आपको फाइनली, ठीक है। उसमें कुछ कुछ हो सकता है एक्स्ट्रा भी हो। मैमल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एडल्ट एम्फीबियंस एडल्ट हो गए, अब टेडपोल नहीं रहे, इसमें भी कार्टिलेजिनस फिश में भी, सब मेरीन एनिमल्स में भी, ठीक है। और देखो यूरिक एसिड ऑफ कोर्स मैंने कहा कि बर्ड्स के अंदर होगा, हाँ, देन रेप्टाइल्स के अंदर भी होंगे, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स, ऐसे सभी चीज़ों के अंदर क्या होती है, पानी की कमी होती है, ठीक है। तो पानी की कमी होती है तो वो ऐसे ही अपने आप को उसकी बॉडी ने इवॉल्व करा है कि हम पानी की अगर कमी है तो हम जो है सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। तो उसकी बॉडी ऐसे ही अडेप्टेड है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट यूरिक एसिड करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हो गए आपके यही बर्ड्स, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो है तो वो तो किंगडम ही है, बर्ड्स आ जाएगा आपका एव वाले में, ठीक है। हालांकि वो बर्ड्स जो है सो किंगडम नहीं है, और डेटा के अंदर बर्ड्स आ जाती है एज अ क्लास। उसी क्लास के अंदर एम्फीबियंस क्लास है एक, कभी भी ये गलती मत करना यार, एम्फीबियन इज नॉट अ एम्फीबियन या फिर मेमल्स कह लो, ये सब दीज आर नॉट द फाइलम, दीज आर द क्लासेस। फाइलम के अंदर जो है सो फर्दर जो डिवीजन होती है तो उसको अपन क्लास बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ बातें हो गई, ठीक है। अभी एक छोटा सा पॉइंट है, हालांकि थोड़ा सा है, देख लो आप। कि अक्यूमुलेशन जो है, जो वेस्टेज है आपकी, वो किन किन चीज़ों की किन किन चीज़ों की एक्यूमुलेशन होती है। तो इसमें जो है नाइट्रोजन वेस्ट की तो है ही, हालांकि हम सब कुछ वेस्ट वेस्ट से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ कि जो निकल रहे हैं, जो हमारी बॉडी को एलिमिनेट करनी है ना, उसकी उसकी बातें मैं कर रहा हूँ। तो दैट इज़ यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हम नहीं रखते ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। वो जब तक वो एक प्रॉपर जो उसका पार्शियल प्रेशर है दैट इज़ कहीं 40 है, कहीं 45 है, तो इतना तक है फिर ठीक है, इसका मतलब वो चल रहा है। एक सवाल आपने देखा था ना लास्ट क्लास में, CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पार्शियल प्रेशर है, उसको कर दिया था 48 mmHg। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर 45 है, आपने 48 कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो कर्व जो था आपका राइट शिफ्ट हो रहा था, याद है। कर्व अगर राइट शिफ्ट होगा तो वहाँ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, वहाँ कंडीशन हो जाएगी आपकी एसिडिक, H+ निकलने लग जाएंगे। तो जो भी फिर फर्दर उसके रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो CO2 नहीं होने चाहिए, दैट्स इट, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा, ठीक है, तो हमें निकालनी चाहिए। यूरिया, हाँ, अब ये हो गई। तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, CO2, ये जो चारों है ना भाई, वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म से होती हैं, ठीक है। अभी अभी मैं बता रहा था कि यूरिया कैसे बनती है ना। सबसे पहले तो अमोनिया बना, अमोनिया से यूरिया, ठीक है। फिर यूरिक एसिड कैसे बनती है, तो यूरिक एसिड के लिए न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व है। न्यूक्लिक एसिड जो है सो DNA RNA से निकल के बनती है, ठीक है। CO2 की बात करोगे तो जब रेस्पिरेशन करते हो तो CO2 निकालते हो कि नहीं, बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है, ग्लूकोज को तोड़ रही है, तो ये भी तो मेटाबॉलिक प्रोसेस ही है। तो सारी चीज़ें जो है सो सेलुलर मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट है। इसकी जो एक्यूमुलेशन बॉडी के अंदर हो रही है, कहाँ से हो रही है, बेसिकली हम ये देख रहे हैं। तो दैट इज फ्रॉम सेलुलर मेटाबॉलिज्म, क्लियर। दूसरी चीज जो आती है, इसको भी निकलना है, ठीक है। तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जितने भी आयंस है ना, H+, Na+, Cl-, आयंस की कितनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब बहुत ही क्रूशियल आयंस हैं हमारे बॉडी के अंदर जो होने चाहिए और निकलते रहने चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो है सो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो सोर्स है ना हमारे अंदर की, ये आ कहाँ से रहे, तो ये या तो हम खाते पीते हैं तभी से, उसी से आती है, ठीक है। और एक्सेस इनटेक कह लो या इंजेक्शन कह लो, इंजेक्शन मतलब खाना पीना होता है, ठीक है, जो हम इनटेक कर रहे हैं दैट इज इंजेक्शन, तो उससे होती है ना। वो डायरेक्टली हम ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, है ना। आपको पता, आपको लगेगा कि भाई सोडियम, पोटेशियम ये सब कहाँ ले रहे हैं, बट जो भी खाते पीते हैं उसके अंदर है कहीं ना कहीं, ठीक है, कुछ बनते भी हैं, दैट इज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो कि रिमूवल इसमें भी है कि कंप्लीट किस किस का होता है और पार्शियल किस किस का होता है। कि कुछ कुछ चीज़ जैसे कि अपन वाटर भी तो एलिमिनेट करते हैं, वाटर एज अ स्वेट, है ना। और जब यूरिन करते हैं तो यूरिन के अंदर भी वाटर हम एक्सक्रीट करते हैं, तो बट वाटर का रहना भी तो जरूरी है बॉडी के अंदर, तो दैट इज जो पार्शियली रिमूव। इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ये सब जो है सो पार्शियली रिमूव होते हैं, हम कंप्लीटली रिमूव नहीं करते क्योंकि उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से यूरिया जो है
आपको लगेगा कि यूरिया को तो पूरा निकाल देना चाहिए, बट नहीं, यूरिया को जो है सो हम हमारी किडनी जो है सो थोड़ी सी रिटेन करके रखती है, क्योंकि उसकी ऑस्मोलैरिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोल देखो बार बार मैं ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी वर्ड टर्म यूज कर रहा हूँ। आगे जब अपन थोड़े से और इस किडनी के अंदर जो है सो घुसेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, तब वो मैं ऑस्मोलैरिटी एक तो बहुत ही काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहाँ बहुत ही बड़ा यूज है उसका, 1200 एम पर ऑस्मोल से लेकर के वो कैसे 300 पर ऑस्मोल तक जाता है। ठीक है, तो वो ऑस्मोलैरिटी होती है। बेसिकली ऑस्मोलैरिटी से आप ये समझो, वाटर और सॉल्ट की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कि किसी भी मतलब सॉल्ट की जैसे मिक्सचर होती है ना, पानी के अंदर आप सॉल्ट घोल दें, बस यही चीज़ है। तो ये ऐसी तो हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं जो किडनी के अंदर होती हैं, तो वो एक मेंटेन्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि सॉल्ट पूरा हटा दो पानी रहने दो, पानी पूरा हटा दो सॉल्ट रहने दो। ठीक है, तो इसीलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की, वाटर्स की, अभी जो वीक पड़ जाते हो अब, तो क्या होता है, हाँ, जब आपको दस्त हो जाती है ना, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ते हैं कि नहीं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है भाई, नमक पानी से ही आपको एनर्जी मिलता है, नहीं मिलता। तो यही चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हाँ, तो यूरिया 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 भी जो है सो किडनी थोड़ी सी रिटेन करके रखती है। ऑब्वियसली ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, आप कहोगे कि इसको तो पूरा हटा देना चाहिए ना यार, ऑब्वियसली हटा देना चाहिए था, बट यूरिया की जो है सो किडनी मैट्रिक्स के अंदर ऑस्मोलिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरत होती है, इसीलिए किडनी उसको रखती है। और फर्दर हम लोग इसको आगे देखेंगे अच्छे से। अब सवाल आता है कि कंप्लीट रिमूवल किस किस की होती है, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, हमारी बॉडी नहीं रखती है, फिर किसी की भी बॉडी, जैसे अमोनिया की बात करें या फिर यूरिक एसिड, CO2 की, ये सब जो है सो ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट रिमूवल हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, आ रही है बात समझ में अभी तक, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार? स्लो हूँ, फास्ट हूँ, बता देना यार। तो अगले टॉपिक से हम अगले लेक्चर से थोड़ा सा उस चीज़ को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि खुद को समझ नहीं आता ना, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक थोड़ा सा ये मिसकम्युनिकेशन रहेगी हमारे बीच। ठीक है, तो आप जो भी देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स लग रही हैं, क्या चीज़ें सुधर सकती हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ इम्प्रूव करनी है, क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं, ठीक है, तो सब कुछ बता देना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखना यूरिया को लेकर के, खास करके इसकी कंप्लीट रिमूवल नहीं होती। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, पार्शियल अमाउंट ऑफ द यूरिया इज रिक्वायर्ड फॉर किडनी टू मेंटेन इट्स ऑस्मोलैरिटी, लिख देता हूँ। some amount some amount of urea is required required some amount of urea is required to kidney for for maintaining osmolarity osmolarity। ठीक है, समझ आ गए? सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड टू किडनी फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, देख लेना, इसको अच्छे से लिख लेना, आप नोट्स बना लेना यार आप लोग, है ना? मैं तो बहुत सारे कटआउट्स इधर उधर से पेपर पर चीज़ें जो हैं सो सर्च रिसर्च करके ला करके मैं उसको चिपकाता रहता हूँ, तो मुझे तो बस टैब में ही ज़रूरत है, बट आपको नोट्स बनानी चाहिए। ठीक है, और जिसके पास अगर टैब वैब है तो मैं तो बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर ही आपको PDFs प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, उसको भी आप शायद प्रिंट कराओगे तो मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड ब्लैक है ना, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, सब कुछ इधर उधर अटैच रहता है, कहाँ मैं लिखता हूँ, कहाँ मैं क्या चिपकाता हूँ, वो मेरे ऊपर है। ठीक है,
तो इसको एज अ पीडीएफ तो आपको मिलेगा, बट बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर मिलेगा। तो तब तक के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और कोशिश करो कि सब कुछ लिख लो, क्लास के साथ नहीं सही, बाद में लिख लेना, बट लिख ज़रूर लेना, क्योंकि खुद की बनाई नोट्स में ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। बड़े आगे देखो, इसमें क्या है कि एक्सक्रीटरी, हाँ देखो ये अभी बहुत ज़रूरी तो नहीं है, बट एनसीईआरटी कुछ कुछ लिखती है। एनसीईआरटी जो है सो इसमें से कुछ कुछ जो है सो लिखती है। और चूँकि एज अ सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस की बात करो तो बहुत ज़रूरी है, सब कुछ पढ़ना ही है आपको बाय द एंड ऑफ सिलेबस, ठीक है। नीट के सिलेबस में तो बिल्कुल है। और होता क्या है ना कि कुछ कुछ चीज़ें से रिलेटेड होती है ना, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम अभी मान लो कि क्यों पढ़ते हैं ये सब चीज़ें, कि पॉलीफेरा के अंदर क्या हो रहा है, प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर क्या हो रहा है, इंसेक्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, लिजर्ड्स के अंदर क्या हो रहा है, फ्रॉग्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर क्या हो रहा है, क्यों पढ़ना था। बट ऐसा नहीं होता ना कि ऐसा नहीं होता। इंट्रोडक्शन के समय में जो थोड़ी बहुत दाएँ बाएँ की चीज़ें होती हैं हमें बता दी जाती है एनसीईआरटी के थ्रू। और ये सब चीज़ें जो हैं सो आपको डिटेल में कहाँ पढ़नी है, तो डिटेल में आपको पढ़नी है एनिमल किंगडम के अंदर। जब आप पोरीफेरा से लेकर के, ये देख रहे हो, पोरीफेरा से लेकर के जब आप सब कुछ पढ़ोगे ना, कॉर्डेटा तक सब कुछ पढ़ोगे, तो उसमें आपको एक एक चीज़ तो पढ़नी ही है। तो अभी नहीं सही, बाद में तो पढ़ना ही है। तो और इसमें से कुछ कुछ चीज़ें एनसीईआरटी लिख भी देती है, जब आप इस चैप्टर के भी टेस्ट दोगे तो भी कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो जो एनसीईआरटी यहाँ लिखती है उसके कुछ के यहाँ पे क्रक्स यहाँ है, ठीक है। मैं उसको एक बार देख लेता हूँ ढंग से, और ये सब चीज़ें मैंने बनवाया हुआ है, ठीक है। तो एक बार टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टेबल किस चीज़ की है ना, कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं सो उसकी इवोल्यूशन कैसे कैसे हो रही है, कि शुरुआत में कैसे एक्सक्रीशन हुआ करते थे। शुरुआत में क्या मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, दैट इज पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन सब के अंदर फिर धीरे धीरे कैसे कैसे जो कोडेट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं सो रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, हमें वो चीज़ें देखनी है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में है, मैं एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें, सब कुछ तो नहीं है। देखो पॉरीफेरा जो है, अगर जो ये सब नाम नहीं सुना हुआ जो बच्चा, पॉरीफेरा ये सब जो है, तो ये मैं बता दूं आपको, जब एनिमल किंगडम आप पढ़ते हो ना, ठीक है, तो जितने भी एनिमेलिया हैं, पहले तो बात एनिमेलिया किंगडम है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एनिमल्स हो गए, सबसे पहले तो वो जो आपको याद होगा आर एच विटैकर वाला, तो आर एच विटैकर साहब कहते हैं कि 5 किंगडम है, ठीक है। उसी के अंदर जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, पेड़ पौधे हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब कुछ को जो है पूरी वर्ल्ड की, पूरी धरती की जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उसको कैटेगराइज करने के लिए 5 किंगडम बनाया। दैट फर्स्ट इज मोनेडा, सेकंड इज प्रोटेस्टा, है ना, मोनेडा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो 5 किंगडम थे इनिशियली, ठीक है। तो 5 किंगडम में से जो है सो एनिमेलिया वाले पोर्शन को अगर हम पढ़ते हैं तो मतलब समझ रहे हो कि एनिमेलिया जीव जंतुओं से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है। फिर हम लोग प्लांट, वायरस, मोनेडा, बैक्टीरिया, इन सबको पीछे छोड़ देते हैं, बस हमारा पूरा फोकस कहाँ रहता है, एनिमेलिया। तो उस एनिमेलिया के अंदर जो है सो सब क्लासेस होती हैं, कैटेगराइज किया गया है, और उसी को जो है हम फाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा गया कि सबसे जो छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म है जो एनिमेलिया की कंडीशंस को फुलफिल करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कैसे हो रही है, उसके अंदर वो खाता कैसे है, उसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होते हैं, उसके अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, वो सांस कैसे लेता है, हर एक बात जो देखते हैं, तो वो सब कुछ जो है सर डिस्क्राइब किया गया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें एनिमल किंगडम एक चैप्टर है उसके अंदर। अब एनिमल किंगडम के चैप्टर्स जो है ना, एनिमल किंगडम्स की जो चीज़ें हैं ना, वो थ्रू आउट द एनसीईआरटी, मतलब जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, खास करके जूलॉजी वाले पोर्शन में, तो आपको पीछा करती ही रहेगी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नाम उठ करके आ ही जाएगा एनिमल किंगडम वाला, ठीक है। तो जहाँ जितना अपन कवर कर सकते हैं ना, वहाँ करते चलेंगे। और इससे होगा क्या कि जब आप वो चैप्टर पढ़ोगे या फिर पहले पढ़ चुके हो तो रिवीजन हो जाएगा, या फिर जब बाद में पढ़ोगे तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें नाम आपको नोन लगेगा, है ना, सुना सुना सा लगेगा कम से कम। तो कोई भी चीज़ एक बार में थोड़ी हो जाती है, 4 बार 5 बार तो पढ़नी ही पड़ती है। तो जितनी बार आप पढ़ सको उतनी बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो सबसे पहला जो सबसे इनिशियल आपका फाइलम है दैट इज पोरीफेरा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा पोरीफेरा क्या होता नहीं होता, वो सब बात की चीज़ है।
पोरिफेरा के अंदर जो एक्सक्रीशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके अंदर जो है सो कोई एक्सक्रीशन के लिए क्या होना कि कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है ना, बिकॉज उसके अंदर ऑर्गन बना ही नहीं है। ये तो बस सेल एग्रीगेट है पोरिफेरा, है नहीं। उसके अंदर बस सेल्स हैं जो आपस में एक दो सेल्स जो है सो 3-4 सेल्स, वो टिश्यू भी नहीं बना अभी तक। अपन कहते हैं ना कि यार सेल्स से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, तो ह्यूमन एक कंप्लीट बॉडी तैयार होती है। उसके अंदर सेल से मिलकर का टिश्यू भी नहीं बन पाया अभी तक, उसको सेल एग्रीगेट्स बोलते हैं। कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो आप एक साथ रहते हैं तो वही सब कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए इसमें अगर एक्सक्रीशन कराना हो तो दैट इज डायरेक्टली बाय द डिफ्यूजन, मतलब उसकी जो सेल्स है वो डायरेक्ट डिफ्यूज करके एक्सक्रीशन कर लेगा। तो एग्जाम्पल स्पॉन्ज जो होते हैं बॉडी सरफेस से कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट इज निडिडिया। निडिडिया आप बोलते हो सिलेंड्रिक रैप, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, कोई बॉडी कोई स्ट्रक्चर्स ऐसी प्रॉपरली एक्सक्रीशन के लिए नहीं बना है, तो उसको भी आप कहाँ रखोगे, डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा हो जाता है, बॉडी वॉल से हो जाती है। नेक्स्ट वन इज टिनोफोरा, ठीक है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स आपके कॉम्ब जेलिस, वहाँ भी कुछ भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है नहीं, डिफ्यूजन से करते हैं ये लोग। तो इन तीनों में क्या हो गया आपका, डिफ्यूजन से ध्यान रखना। पूछ सकता है, सवाल पूछ सकता है पोरिफेरा इनमें से कौन कौन से ऐसे जिनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है डेवलप नहीं हुए और इनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डिफ्यूजन से होती है, ठीक है, बॉडी सरफेस से, बॉडी वॉल से, इन दोनों ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे पहले जो कोई ऑर्गन निकल के आया, या फिर ऑर्गन छोड़ो, हालांकि प्लेटीहेल्मिन्थस प्लेटीहेल्मिन्थस है ना जो फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेके आया था अपने अंदर, ऑर्गन तो लाया था, ऑर्गन सिस्टम आया था नहीं आया था, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस राइट नाउ, तो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो खैर प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर जो है सो एक फ्लेम सेल्स होती है जिसको आप प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हो, जो कि ये प्रोटो वर्ड से प्रिमिटिव हो जाते हैं, मतलब कुछ पुराने तरह के नेफ्रीडिया, है ना। प्रोटोजोआंस जैसे होंगे ना, तो जोआ जो वर्ड हो जाता है वो जो जूलॉजी से रिलेटेड है, मतलब ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर प्रोटो लग जाए तो एनिमल जैसा पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, दैट वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोटोजोआ। तो इसी तरीके से प्रोटोनेफ्रीडिया, तो नेफ्रीडिया जैसा कुछ हुआ करता था पहले, दैट्स इज प्रोटोनेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिलती है कहाँ, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके प्लेनेरिया। ये प्रोटोनेफ्रीडिया को ही फ्लेम सेल्स बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलती है, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। और ये जो है सो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है किसको, प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर। एग्जाम्पल आपके हो गए प्लेनेरिया। और ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब अगेन वो ऑस्मोलैरिटी वाली टर्म, एक्सक्रीट जो करते हो तो करते हो, बट ऑस्मो रेगुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि जो वाटर और सॉल्ट की बैलेंस है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की, सॉल्ट की, ये सब चीज़ों की जो बैलेंस है, जैसे कि NaCl है, उसमें क्या है भाई, खुद सोचो, वैसे तो साल्ट दिखता है तुम्हें NaCl, बट Na इज आयन, Cl माइनस इज ऑल्सो एन आयन। तो ये सब फिर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की जो बैलेंसिंग है ना, दैट इज, और ये जो कितनी ज़रूरत होती है इनको बैलेंस करके रखना और इसको मेंटेन रखना, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक एक वर्ड होता है होम्योस्टैट्स। हमारे अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है बॉडी के अंदर, सब कुछ एक होम्योस्टैटिक फॉर्म में चलती है, ठीक है, वो एक होम्योस्टैट्स मेंटेन होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें, ठीक है। मैंने बताया भी था कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, पीएच कंट्रोल के, पीएच बैलेंस के लिए, एंड ये होम्योस्टैटिस मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकल के आएंगी, और ये शायद एनसीईआरटी में दी भी हुई हैं, अपन देख लेंगे आज अभी भी। रोटीफॉस, रोटीफॉस हो जाते हैं, उसके अंदर क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया ही होती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी मेंशन करती है इसको, देखो ये वाला पॉइंट, रोटीफॉस के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है। निमेटोडा, निमेटोडा जो है सो एस्केलमेंथस को भी आप बोलते हो, ठीक है। तो उसके अंदर रेनेट सेल होती हैं, आपको याद ही करना होगा, मैं आपको बता दूंगा एनसीईआरटी को एक्सट्रैक्ट करके आप वहाँ से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल स्कैरसिस, इसमें एसेप्ट सिस्टम, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। एनालीडा के अंदर नेफ्रीडिया, अब देखो नेफ्रीडिया बन गया, नेफ्रीडिया बन गया, ठीक है। पहले जो प्रोटोनेफ्रीडिया हुआ करता था, फाइनली नेफ्रीडिया बन गया।
अब इसको देख के पता चला कि अच्छा ये भी तो इसी की तरह दिखता था यार, प्लेटिहेलमिन्थस वाला भी, है ना, बट इतना डेवलप नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडिया। क्लियर। और एनाडीडा के अंदर नेफ्रीडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल तो हो गया अर्थवर्म। ठीक है, फिर सम एनालिड्स के अंदर भी जो है सो प्रोटोनेफ्रीडिया देखने को मिले हैं। एनालिड्स में कम्प्लीटली अगर आप कहोगे कि नेफ्रीडिया है तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एनालिड्स के अंदर जो है सो प्रोटोनेफ्रीडिया अभी भी देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसे एनालिड्स है जिसके अंदर पुराने तरह के नेफ्रीडिया, दैट्स व्हाई प्रोटोनेफ्रीडिया सम एनालिड्स के अंदर भी पाए जाती है। ठीक है, एक्सेप्शन में हो गया उसके। वैसे क्या होना चाहिए था एनालिड के अंदर? नेफ्रीडिया ना। जनरली कोई आपसे पूछे भी कि भाई नेफ्रीडिया एनालिड्स के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो आपको बताना है कि नेफ्रीडिया है। बट सम एनालिड्स के अंदर क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। कुछ अपवाद तो रह ही जाता है ना। ठीक है, इवोल्यूशन के क्रम में तो पीछे छूट गया होंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, सो भाई ऑर्थोपोडा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोपोडा के अंदर मैलफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैलफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं, मैं बताऊंगा आपको जब अपन अपने सिलेबस में कॉकरोच भी तो है, जब कॉकरोच पढ़ेंगे ना तो ऑर्थोपोडा में ही कॉकरोच आता है, तो कॉकरोच के अंदर पूरा बताया जाएगा आपको मैलफिजन ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं। कितना 150 होता है ना सर, 150 मैलफिजन ट्यूब्यूल्स होता है कॉकरोच में। ठीक है, क्रस्टेशियंस ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में जो है सो एक क्रस्टेशियंस एक फाइनल फर्दर सब क्लासेस होती हैं, क्लासेस होती हैं, क्लास होती है, क्लास होती है। ठीक है, क्योंकि अपन जो बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो हिमसेल्फ इटसेल्फ इज अ फाइलम, तो फाइलम की कुछ और ब्रांचेज होती हैं, दैट्स क्रस्टेशियंस हो गए। ठीक है, तो उस आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशियंस में क्या होती है, एंटीनल ग्लैंड होते हैं। देखो आर्थ्रोपोडा में जनरली क्या था, मैलफिजन ट्यूब्यूल था ना। हाँ, अब उसी आर्थ्रोपोडा का जो एक अलग कैटेगरी है दैट इज क्रस्टेशियंस, तो वहाँ क्या होता है, उस क्रस्टेशियंस वाले में मैलफिजन ट्यूब्यूल ना होकर के क्या होगा, एंटीनल ग्लैंड होगा। क्या होगा, एंटीनल ग्लैंड। ये नाम याद रखनी है आपको। ठीक है, एंटीनल ग्लैंड, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ कम से कम वो याद रखनी है आपको। ठीक है भाई, हाँ ये याद रखनी है। मोलस्का के अंदर किडनी होते हैं, किडनी डेवलप होना देखो धीरे धीरे शुरू हो गया। अब इसको मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ये सब सारे, ये वेल डेवलप्ड भी हो गए। एकाइनोडर्मेटा के अंदर देखो अगेन इसमें डिफ्यूजन से ही हो रहा है, फिशेस के अंदर, एकाइनोडर्मेटा के अंदर फिशेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिफ्यूजन होती है, इसको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी ऑर्गन्स नहीं होती। ये ट्यूब फिट होते हैं, ट्यूब फिट बॉडी में, तो जो पैर जो है पानी के अंदर फंसे होते हैं, तो उससे वो क्या कर लेता है, एक्सक्रीट कर लेता है। ठीक है, कोडेटा के अंदर तो ऑफकोर्स किडनी आ ही गई, ह्यूमंस हो गए हम लोग। सिफेलोकोडेटा, प्रोटोनेफ्रीडिया, एम्फियोक्सिस। सिफेलोकोडेटा, कोडेटा के अंदर एक चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड सिफेलोकोडेटा। ठीक है, तो सिफेलोकोडेटा के अंदर अगेन एक प्रोटोनेफ्रीडिया वाला पोर्शन देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये सब एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, ये सब कुछ इसी एनसीईआरटी का ही एक्सट्रैक्ट है। हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हो, या फिर बाद बाद की चीज़ें हों जो एनिमल किंगडम में पढ़ने वाले हम लोग, वहाँ की चीज़ें हों। ठीक है, तो एक बार ना एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शायद ये इन्हीं इन्हीं का जो है इन्हीं का एक्सट्रैक्ट है ये वाला। ठीक है, तो एक बार पढ़ लिए रहेंगे ना तो हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ तक आप आज का टॉपिक है बेसिकली, इससे कुछ आगे हम लोग बढ़ने नहीं वाले, बस एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार लगा लेते हैं। एनसीईआरटी साथ के साथ चलता रहेगा ना तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि बाद में फिर एनसीईआरटी पढ़ाओ, अभी मैं बताऊंगा ना तो सब कुछ तो आपने देख ही लिया, मैं फटाफट इसको पढ़ा सकता हूँ और आप भी पढ़ सकते हो। तो एक 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 पन्ने ही पढ़ेंगे, एक एक दो पन्ने ही पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, बट हम लोग जो है तो उसको बहुत ही साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, इसको हम जमा नहीं होने देंगे कि पूरी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने से। आपको तो 4 बार 5 बार पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ऑफकोर्स अब 3 बार 4 बार पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि ना रिविज़न ऐसा होता चले। कुछ भी आप एक बार पढ़ोगे, है ना, सब कुछ एक साथ पढ़ोगे तो उतना देर तक वो टिकेगा भी नहीं, है ना। बहुत चीज़ें अगर आप खा लेते हो तो नहीं हजम होता ना, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सीखो, बट उसको पक्के से करते, पक्का करते चलो। क्लियर, चलो। सो एनसीईआरटी देखते हैं एक बार, ले लेते हैं क्या, हाईलाइटेड कलर देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, ओके, छोटा देखो, एनिमल एक्यूमुलेट, अरे एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक ये
sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. यही कहानी है ये वाली। देखो ये कितनी जरूरी चीज थी, एनसीईआरटी दे रखी है। एक्यूमुलेशन हमने पढ़ा था किस किस की हो रही थी ऑर्गेनिज्म के अंदर, यूरिया की हो रही थी। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। वाटर आयंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट, वही इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो भी चीज़ आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज, ये सब आ जाएंगे किसमें, इसको अपन कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये सब एक्यूमुलेट करते हो आप कैसे, बाय द मेटाबॉलिक या फिर अदर तरीके से, लाइक एक्सेस इंजेक्शन, मतलब खा पी करके या फिर ज़्यादा खा पी करके आप इसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक से बनेगी फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी तरीके हैं इसको एक्यूमुलेट करने के, जिसमें से कि कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि वाटर या हो गए या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उसको हम क्या कर रहे थे एक्सेस इंजेक्शन से फिर खा पी करके उसको जो है सो हम एक्यूमुलेट कर रहे थे। ठीक है, अब these substance have to be removed totally or partially, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है भाई ये एनसीईआरटी ड्रिवन है बिल्कुल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको इग्नोर मत करके चला जाना। ठीक है, ये क्या कट गया था। गर्मी आ गई यार, गला बहुत सूखता है। ठीक है, दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्सली। ठीक है, ये सब्सटेंस जो है सो निकालने पड़ेंगे यार, है ना, निकालने तो पड़ेंगे, या तो पूरा निकाल दो या फिर थोड़े से निकालो, बट इन चीज़ों की अगर एक्सेसिव इंजेक्शन से ले चुके हो, ठीक है, तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, भले ही थोड़ा सा ही सही बट निकालना पड़ेगा। और जो चीज़ें जो है सो टॉक्सिक हो गई हैं, जो बॉडी बना रखी थी अपने मेटाबॉलिज्म से, तो उसको तो भाई कम्प्लीटली निकालने पड़ेंगे, एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया बना था कहाँ से, मेटाबॉलिज्म से, बट हमें थोड़ी सी रखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि किडनी के अंदर ऑस्मोरेगुलरिटी बनी रहे। ठीक है, कंप्लीट यूरिया हम नहीं निकाल पाते। वहाँ मैं बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंस इस बात की। In this chapter, you will learn the mechanism of the elimination of this substance with special emphasis on the common nitrogenous waste, guys. Ammonia, urea, and uric acid are the major form of the nitrogenous waste. यहाँ तो कोई दिक्कत, अंग्रेजी आती है तो मुझे क्या जरूरी है हर बार हिंदी इसको कन्वर्ट करने की। ठीक है, बस आप देखते चलो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म, हाँ हमें क्या करनी है, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन पे ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है, कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों को निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कितना निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, है ना, उससे काम नहीं चलेगा। हाउ वी एलिमिनेट द दिस सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या क्या पाथवेज हैं, कैसे कैसे कौन सी चीज़ें कितनी इफेक्ट करती है, तो आपको पता ही फिजियोलॉजी के अंदर कितना डीप जाना पड़ता है हर एक चीज़ को समझने के लिए, है ना, तो ऑब्वियसली ठीक है पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैकेनिज्म तो जानना पड़ेगा। एंड विच एम्फसाइज द कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना, तो इस वेस्ट के अंदर जो है सो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। एनिमल्स वर्ड यूज़ किया है, नॉट ह्यूमंस या फिर कुछ भी। एनिमल्स मतलब पूरी एनिमल किंगडम के अंदर कॉमन बातें चल रही है, या तो पूरी शुरू से देखे ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या मिला आपको, क्या मिला, यहाँ से यहाँ तक जो है सो जितना भी देख रहे हो सभी के अंदर या तो किसी के अंदर यूरिया निकलेगा, किसी के अंदर यूरिक एसिड निकलेगा, किसी के अंदर अमोनिया निकलेगा। क्या इस तीनों से अलग कुछ और तो नहीं था ना मेजर कंपोनेंट, सब सब में यही तीनों है। ठीक है, ओके, सो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, हमने बात कर लिया है, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है, ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है ना। वेराज यूरिक एसिड बिंग लिस्ट टॉक्सिक, यूरिक एसिड को कम कम पानी की ज़रूरत होती है, मिनिमम वाटर की ज़रूरत होती है, और ये कम टॉक्सिक भी होते हैं। ठीक है, हर एक बात हो गई हमारी। तो प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। इसमें कुछ नया है क्या आपके लिए, बताओ। सो मेनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक, अभी हमने वहाँ भी मेंशन कर लिया था इस बात को। ओके, एज इट इज रेडली सोल्यूबल, अमोनिया जो है सो रेडली सोल्यूबल इज जनरली एक्सक्रीटेड विद डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिशेस। हाँ, क्या कह रहा है कि ओके
अमोनिया इज रेडली सॉल्युबल जनरली एक्सक्रीट टू द डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस एंड फिशन। देखो जो अमोनिया जो है सो मान लेते कि अमोनिया के अंदर हमने पढ़ा था कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, देख लो एक बार अमोनिया अमोनोटेलिक अंदर लोअर इन्वर्टेब्रेट्स है ना। तो अब देखो ये जो लोअर इन्वर्ट्स है स्पॉन्जेज और सेलेंट्रेटा, तो आप बताओ स्पॉन्जेज और सेलेंट्रेटा के अंदर कोई ऑर्गन्स है क्या? नहीं ना, डिफ्यूजन से तो करेगा। तो या तो अगर अमोनिया इन लोगों को निकालना है, बॉडीफेरा निडेरियन टिनोफोरा इन लोगों को अगर अमोनिया निकालना है तो भैया तुम डिफ्यूजन से करो, या फिर अगर इसको अमोनिया निकालना है, क्या नाम है, जो फिशेस होती हैं उसके अंदर या तो डिफ्यूजन से या फिर उसके अंदर कोई एक्सक्रीशन के लिए है नहीं। जो याद करो आप, गिल्स होती थी किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। तो उस गिल्स से वो क्या कर लेगा, अपना एक्सक्रीशन कर लेगा। ठीक है, तो फिशेस के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जिस गिल्स से वो रेस्पिरेशन करता था उसी गिल्स से वो क्या कर सकता है, एक्सक्रीशन भी कर सकता है गाइस। ठीक है, ओके। सो ये बातें हो गई अमोनिया से रिलेटेड। ना किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। भैया किडनी कहता नहीं नहीं हार्म नहीं, ठीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा रिमूवल। ठीक है, तो किडनी इज नॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे आप। स्टॉप कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किसकी रिमूवल? अमोनिया की रिमूवल। ओके, सो terrestrial adaptation necessitated the production of the lesser toxic and nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water. Obviously terrestrial and एनिमल्स के अंदर क्या होती है कि हमारे अंदर तो और वैसे भी पानी की कमी है यार, तो कोई हम ऐसा चीज़ निकालेंगे ना जिसमें कम पानी की इन्वॉल्वमेंट हो, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, या तो यूरिया करेंगे या फिर यूरिक एसिड निकालेंगे अपन, नहीं मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, okay. So mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and is called urotolic. अब देखो यूरोटोलिक के एग्जांपल्स देख लो क्या कैसे मैमल्स, तो ऑब्वियसली हम हैं। एंड मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस मैंने बताया ना कि एम्फीबियंस जो है सो इसी की वजह से टेरेस्ट्रियल वगैरह लिखना पड़ता है। एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया, मरीन वाली बातें समझा दिया था मैंने, उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा होती है, तो सॉल्ट ज़्यादा होती है तो पानी जो है सो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, तो पानी कॉन्सेंट्रेटेड है भाई, तो पानी उसके अंदर आ ही नहीं पाएगी ज़्यादा, है ना। और अगर आप सेम वॉल्यूम के किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करो, एक फ्रेश वाटर में रहता हो और एक कहाँ रहता हो, मरीन वाटर में रहता हो, तो मरीन वाटर के अंदर पानी की कमी ज़्यादा होगी, पानी कम होगी तो वो वैसी चीज़ें निकालना चाहेगा जिसमें पानी की कम खपत होती है, तो इसीलिए उसने क्या चूज़ किया, यूरिया। और जिसके अंदर खूब पानी है, खूब पानी इधर उधर जा सकता है, खूब पानी डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, है ना, पानी से ही खेल रहा है वो, तो उसके अंदर क्या दिक्कत है, अमोनिया निकालो, फिर क्यों तुम मेहनत करने जाओगे अमोनिया से यूरिया बनाओ, है ना, तो उसके अंदर एनर्जी भी कम लगती थी, है कि नहीं। सारी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। तो ये एग्जांपल्स पूछ लेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे यार, है ना। मैमल्स के अंदर, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के अंदर, मेरीन फिशेस के अंदर क्या होती है, यूरिया होती है, यहाँ तक क्लियर। सो अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड टू यूरिया इन लीवर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। इन लोगों के अंदर जिसके अंदर यूरिया निकाल रहे हो तुम, तो यूरिया बना कहाँ तुम्हारे अंदर, बताओ, तो यूरिया कहाँ बना, कि पहले तो अमोनिया बना था भैया मेटाबॉलिज्म से, और इसको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया यूरिया में, कैसे, लीवर में ले जा करके। ठीक है, अब ये जो है सो ब्लड में मिल जाती है एंड ब्लड से फिल्टर होकर फिर किडनी के थ्रू बाहर निकल जाती है यूरिया। क्लियर 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 क्लियर, आई क्लियर गाइस। ओके, सो सम अमाउंट some amount of urea may be retained in the kidney matrix guys. Some of these animals to maintain a desired osmolarity। ठीक है, तो यही बात कह रहा है कि यूरिया हम कंप्लीटली नहीं निकालते भैया, हम जो है सो हमारी किडनी मैट्रिक्स को ज़रूरत होती है थोड़ी सी ऑस्मोलरिटी मेंटेन रखने के लिए, जितनी डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए जो पानी और वाटर की कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे अंदर, तो हम कम्प्लीटली नहीं निकाल सकते। यूरिया हमको बहुत इसमें मदद करता था। ठीक है, यूरिया एक्सक्रीटा है, मैं मानता हूँ, निकाल दूंगा, मोस्टली निकाल दूंगा, बट सम अमाउंट जो है सो हमको रखने दो यार, ये बहुत ही काम करता था। ठीक है,
उसको अकोमुलेट नहीं होने देगा, वो निकलेगा फिर यूरिया बनेगा, फिर वो निकलेगा रह जाएगा थोड़ा सा, ऐसा चलता है। ठीक है भाई। अब देखो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स, यहाँ थोड़े से जो एग्जांपल्स लिखा है ना उसमें थोड़ा मैच करते रहना। मैमल्स आ गए, देख लो यहाँ से उठा करके मैच करते रहो। यूरिया वाले में क्या क्या था? मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आया क्या? एडल्ट एम्फीबियंस, इसको आप ये लगा लो कि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है। तो यहीं से वो आया था, एडल्ट की जगह आप टेरेस्ट्रियल लगा दो, एडल्ट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, एंड एडल्ट को मिटाना नहीं चाहिए, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। एंड और क्या लिखा था इसने? मरीन फिशेस mainly excrete urea and alcohol। यहाँ मरीन फिशेस हो गया ना, मरीन फिशेस हुए, मैमल्स हो गया, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गया, और मरीन फिशेस हो गया। एनसीईआरटी के 3 नाम लेती है। मरीन फिशेस, मरीन मतलब हाँ हो गया ना, कार्टिजिनस फिशेस, सबमरीन एनिमल्स, कार्टिजिनस फिशेस, सबमरीन एनिमल्स। अच्छा, फिशेस के लिए अलग लिखा है मरीन, और एनिमल्स के लिए अलग लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ देख लो, अब इसकी भी एग्जांपल्स मैच कर लेना एक बार। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट, लिजर्ड, ठीक है। तो सब तो एग्जांपल्स ऑलरेडी दे ही रखा था। तो कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है क्या एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई और हमने नहीं पढ़ा हो? अगर एनसीईआरटी स्किप करते हैं तो भी अपना सब कुछ कंप्लीट है। अभी लेक्चर खत्म हो चुकी है आपकी, हाँ लेक्चर खत्म हो चुकी है, कंटेंट आज का खत्म हो चुका है, बट एनसीईआरटी को एज अ प्रूफ रीडिंग हम पढ़ते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी सब कुछ है नीट के लिए, ठीक है। नीट हो, बोर्ड्स हो, सीयूईटी हो, सब कुछ हो, जो भी चीज़ें हो, तो एनसीईआरटी को ही बेस मान के अपन पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? पैलेट के फॉर्म में इसी को बोलते हैं, पैलेट को क्या बोलते हैं? जो बीट होती है ना, बीट करते हैं चिड़िया, उसी को पैलेट बोलते हैं, ठीक है। पैलेट के फॉर्म में वो निकालेगी क्योंकि उसको पानी की कमी है, तो पानी की कमी है इसलिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर में क्या निकल सकता है? यूरिक एसिड निकल सकता है, दैट्स व्हाई। एक ही बात को 10 बार बोलने से क्या होता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेगी, है ना? सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट वैरायटी ऑफ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। आपने एनिमल किंगडम की, पूरी एनिमल किंगडम की सर्वे कराई, है ना, कि भैया तुम्हारे अंदर क्या है, एक्सक्रीशन तुम कहाँ से करते हो। ऐसे सर्वे कराते कराते क्या हुआ कि वेरियस टाइप ऑफ, लिखा वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मेरे यहाँ में, किसी के अंदर ये, किसी के अंदर वो, स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है भाई। क्या निकालना है नहीं निकालना है, तीनों बात हो गई, है ना। यूरिक एसिड, यूरिया एंड अमोनिया। अब पूछ रहा है स्ट्रक्चर्स क्या है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अंदर क्या है ना, जिससे तुम एक्सक्रीशन करते हो, तो इस बात पे चर्चा होगी। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टेब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। ये थोड़ा सा ध्यान, एक सेकंड, इसमें कुछ मैं इंपोर्टेंट कह रहा था एक बार, एक तो ये है कंट्रोल, हाँ इसी को कह रहा था मैं शायद, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इसमें मैं ये वाला पेन चला देता हूँ, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाँ भाई क्या कह रहे हो तुम? सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, whereas vertebrates have complex tubular form। ट्यूबुलर फॉर्म मतलब यही कि जैसे कि ये है, अब थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर बनाना हो तो क्या बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, ये ट्यूब वो ट्यूब ये ट्यूब वो ट्यूब, तो बस यही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंपल ट्यूबुलर, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर का स्ट्रक्चर जो हमारे अंदर है उसको अपन किडनी बोलते हैं, ठीक है। किसी के अंदर कुछ और हो तो वो अलग नाम देगा अपना। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। यार मेरी आवाज़ खराब होने लग गई है।
प्रोटोनेफ्रिडिया और द फ्लेम सेल्स आर द स्ट्रक्चर इन प्लेटिहेलमिन्थस। प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर देखो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल लिखा है कि नहीं। तो अभी मैं एनसीईआरटी से जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ और मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा। प्लेटिहेलमिन्थस का देखो प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट है, तो ये आप ये ध्यान रखना। देखो इस पेन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानना। ये बातें हो गई प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स जो है सो प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर है, ठीक है। और प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर फ्लैट वॉर्म्स आ जाएंगे। एग्जांपल उसके प्लेनेरिया है, फ्लैट वॉर्म्स का एग्जांपल प्लेनेरिया। प्लेटिहेलमिन्थस में ही फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, दैट इज और उसी का एग्जांपल्स आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया फिर रोटिफर्स आ गए, कुछ सम एनालिड्स आ गए एंड द सिफेलोकॉर्डेट जो कि एम्फियोक्सिस है। इनके अंदर क्या होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया होती है। यही कह रहा हूँ देखो प्रोटोनेफ्रिडिया किस किस के अंदर, प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर, रोटिफर्स के अंदर, सम एनालिड्स के अंदर और सिफेलोकॉर्डेट के अंदर। देखो सिफेलोकॉर्डेट के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया क्लियर है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ा था हमने, सम एनालिड्स के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया, सम एनालिड्स के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ गया कहाँ गया, सम एनालिड्स के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया। और ये तो हो ही गया प्लेटिहेलमिन्थस वाला। और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया, रोटिफर्स। रोटिफर्स के अंदर रोटिफर्स, रोटिफर्स अलग से लिखा ना, हाँ रोटिफर्स के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया। ये सब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वाला काम किया गया इसमें, ठीक है। ठीक है भाई, चले। प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। हाँ ठीक है, आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम मतलब ऑस्मोरेगुलेटिंग, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन आयन और फ्लूइड मैंने बताया, वाटर और सॉल्ट। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर excretory structure of earthworms and other annelids। अब बात आ गई कहाँ, नेफ्रिडिया पे। नेफ्रिडिया, earthworm and other annelids। अब इधर आ जाओ, नेफ्रिडिया को जो कहाँ कहाँ लिखा था, नेफ्रिडिया भाई, नेफ्रिडिया एनालिड्स, एनालिड्स, एनालिड्स का अर्थवॉर्म, ठीक है। तो ये बात तो है ही, एनालिड्स के अंदर अर्थवॉर्म। अभी मैं देखो ये वाला जो पर्पल वाला है ना, उसको मैं पूरी एनसीईआरटी चीज़ों को ही मार्क करने में लगाया हुआ हूँ, ठीक है। नेफ्रिडिया कहाँ भाई, अर्थवॉर्म्स के अंदर, एनालिडा के अंदर। एनालिडा मीन एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म एनालिडा अलग अलग नहीं। नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर, earthworm and other annelids, okay। नेफ्रिडिया हैव टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड, सबका काम तो यही है ना, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेफ्रिडिया के लिए दो ही बात लिखी गई है। नेफ्रिडिया के लिए क्या क्या बात लिखी गई है, एनालिडा, सम एनालिडा। तो कुछ एनालिडा, कुछ एनालिडा इधर आ गए तो कुछ एनालिडा इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी है। So malfeasant tubules are the excretory structure of most of the insects including cockroach। cockroach malfeasant tubule अब किस में हो जाएंगे, कॉकरोच के अंदर हो जाएंगे malfeasant tubule भैया, कॉकरोच। और कॉकरोच का किंगडम कौन सा है, ऑर्थ्रोपोडा। तो ऑर्थ्रोपोडा खोजो और यहाँ देखो malfeasant किंगडम, malfeasant tubule है ना कॉकरोच के अंदर, malfeasant tubule, ठीक है। इसी में कुछ लिखा होगा अलग से शायद, हेल्प, बस वही सबका हेल्प तो ये, सबका काम तो ये उसमें रेगुलेशन और नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर करना। एंटिनल ग्लैंड भाई, और इसी को ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं, दैट परफॉर्म्स एक्सक्रीटिव फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। प्रॉन्स मतलब झींगा होता है, ठीक है। तो ये देखो प्रॉन्स के अंदर क्या होती है भाई, एंटिनल ग्लैंड होती है, एंटिनल ग्लैंड होती है। ये भी ऑर्थ्रोपोडा ही है, बट इसके अंदर एंटिनल ग्लैंड होती है, मैल्फिजन ट्यूब्यूल नहीं होती। ये सब चीज़ें एकदम, ये सब चीज़ भाई वन लाइनर में खूब मस्त मस्त क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। और इसको जैसे भी पूछ सकता है वो, एक लाइन दे देगा उसमें बोलेगा कि हाँ प्रोटोनेफ्रिडिया जो है सो किस किस में पाए जाते हैं। तो प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर तुम प्लेनेरिया लगा लोगे, प्लेटिहेलमिन्थस लगा लोगे, रोटिफर्स लगा लोगे, और प्रोटोनेफ्रिडिया कहाँ कहाँ था, सब एनालिड्स के अंदर भी था, है ना। ऐसे पूछ सकता है कि भाई ऑल एनालिड्स हैव नेफ्रिडिया एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो बताओ क्या कहोगे आप, गलत है ना, उसके पास तो प्रोटोनेफ्रिडिया पे होता है। तो इस तरीके से पूछ सकता है वो। सिफेलोकॉर्डेट, कॉर्डेट से आपको लगेगा कि ये तो इसके अंदर तो किडनी होनी चाहिए, बट नहीं, सिफेलोकॉर्डेट है तो प्रोटोनेफ्रिडिया उसमें। तो बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ याद करके उसे को सजा सजा के लिखना, उसको ढंग से याद रखना, कि एक चीज़ें जो क्लियर होनी चाहिए, कहाँ क्या लिखा था, किसको कैसे लिखा था, ठीक है। तो बहुत ही आप लोग अच्छे से उसको रिवाइज करना,
ठीक है, इसमें देखो अब मेरे को लगता है यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नो ऑर्गन्स में तो ऊपर के सारे हैं, पोरिफेरा, निडेरियंस, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा। हाँ, एकाइनोडर्मेटा देख लो, एक ये एकाइनोडर्मेटा 12 नंबर, इसमें भी आपका ऑर्गन्स नहीं है। फ्लेम सेल्स मीन्स प्लेटिहेलमिन्थस, रोटिफर्स प्लस एम्फियोक्सिस, रेनेट नेमेटोडो, नेमेटोडो को एस्के हेलमिन्थस भी बोलते हैं एस्के हेलमिन्थस, ठीक है। एनाफिडिया एनालिडा के अंदर मेल्फिसियन ट्रिब्यूल, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर ग्रीन ग्लैंड होती है, क्रस्टेशियंस के अंदर किडनी होती है, मोलस्का प्लस कॉर्डेटा के अंदर। देखो मोलस्का में सबसे पहले पूछ सकता है किडनी कहाँ आया था, तो आपको क्या लगाना है भाई, मोलस्का। सबसे पहले किडनी कहाँ आया था, मोलस्का, ठीक है। और किडनी कहाँ देखने को मिला, किडनी, कॉर्डेटा और मोलस्का के अंदर किडनी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। देखो एक एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से ढंग से करा दिया है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें मिस मत करना यार, कुछ भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। बट याद बहुत अच्छे से करना। आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो, सब कुछ बहुत ही क्लियर कट एक पिक्चर आपके दिमाग में बैठ गई हो, ठीक है। जो कि आज बहुत ही फर्स्ट लेक्चर, मेरी फर्स्ट लेक्चर था आज। तो अगर आपको आज जो नए बच्चे हैं वो चेक भी कर रहे होंगे कि यार कैसा पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, और अगर आप यहाँ तक टिक गए हो, मतलब लास्ट तक टिक गए हो, इसका मतलब है कि आपको पसंद आई ये चीज़ें, तो आप आगे भी कंटिन्यू रखो, है ना। और आपको बहुत ही बेस्ट से बेस्ट जितना हो सकता है एक एक जानकारी जितने अच्छे फॉर्म में हो सकते हैं दिए जाएंगे आपको, ठीक है। बस आपको इस चैनल के साथ बने रहना है, एक एक पार्ट, एक एक सिलेबस का कराया जाएगा आपको, ठीक है। और अभी तो मेन टारगेट है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बार कंप्लीट हो जाए, उसमें भी मेरे को लगता है 2 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे अभी तो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जो बच्चे नए आए हैं जिनको नहीं पता है अपने दोस्तों को जोड़ो यार, बताओ, सजेस्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा चैनल को ग्रो कराओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसे बोलना तो मेरे को बड़ा चीप लगता है, बट स्टिल काम की चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। आप लोग अगर यहाँ तक पूरा देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, सबा खैर।